आपने क्लिक किया, आप यहां पर पहुंच गए इस उम्मीद के साथ कि आप नेता नगरी देखेंगे, जरूर देखेंगे। पर उससे पहले एक सूचना सुन लीजिए। सूचना यह है कि इस बार का इंडिया टुडे हिंदी का अंक, उसमें देश के वो नौजवान, वो ऐसे 100 नौजवान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, माहिर हैं और देश को नई दशा और दिशा दिखाएंगे, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आपको 2 स्पेशल रिपोर्ट मिलेगी। एक बिहार से, बिहार में बहार है, ऐसा नारा दिया गया था 2015 में, लेकिन आज की तारीख में नारा हो सकता है कि तमाम दावों के बावजूद बिहार में शराब है। तो बिहार में शराबबंदी का सत्य क्या है, हमारे रिपोर्टर पुष्यमित्र ने फील्ड पर जाकर जाना। और यूपी से दूसरी रिपोर्ट है जिसमें मेरठ का सोतीगंज इलाका, जिसे मैं कहूं कि एशिया का या भारत का या उत्तर भारत का सबसे कुख्यात मोटर चोरी वाला इलाका कहा जाता है, कि वहां सेकंडों में कार की शक्ल बदल जाती है, पुर्जे खोल दिए जाते हैं, इस तरह के इल्जाम लगते हैं। वहां पे ऐसी क्या कार्रवाई हुई, ये हाजी गल्ला की क्या कहानी है, कैसे ये बाजार बंद हो गया, इन सब के बारे में आपको स्पेशल रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगी इस बार के इंडिया टुडे हिंदी में। अगर आप रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का राजनीतिक मामलों पर चर्चा का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसका नाम है नेता नगरी। नेता नगरी में इस हफ्ते 2 विषयों पर विस्तार से बात होगी। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन यानी परसीमन आयोग की सिफारिशें सामने आई है, पहली रिकमेंडेशन, और उसके बाद से बवाल कटा है। कश्मीर वाले कह रहे हैं, कभी दबी कभी प्रकट जबान में, कि अब मुस्लिम सीएम नहीं बन पाएगा, बीजेपी चाहती है हिंदू सीएम बने। जम्मू वाले कह रहे हैं अभी तक हमें हमारे हिस्से का दाय नहीं मिलता था, अब मिलेगा। कई लोग कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद क्या नई पार्टी बना के पाला बदल सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान, बहुत सारे पहलुओं पर जोरदार बहस चल रही है। नेता नगरी में भी आपको इस बहस के सब रंग नजर आएंगे। दूसरा विषय वो है जो हमारे और आपकी हेल्थ से जुड़ा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का। सरकारों की क्या तैयारी है, क्या अभी तक जानकारी है, वायरोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, हमें और आपको कितना सतर्क रहने की जरूरत है, बूस्टर डोज, इस तरह कई सवाल हैं जिन पर बात होगी नेता नगरी में। तो आइए शुरू करते हैं सिलसिला। नेता नगरी के इस सेशन में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की। जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स क्यों खबरों में आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। चुनाव के पहले परिसीमन होना है, डीलिमिटेशन होना है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, उन सीट्स की ज्योग्राफी क्या होगी, इस पर चर्चा होनी है। परसीमन आयोग ने अपनी पहली रिकमेंडेशन दी है जिसमें जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटें रिजर्व करने की बात कही गई है। ये प्रस्ताव है। इस परसीमन आयोग की रिकमेंडेशन आने के बाद पॉलिटिक्स तेज हो गई है। जो वैली बेस्ड पार्टियां हैं जिनका ज्यादा फोकस वैली पर है, मसलन पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस, इन सब ने आलोचना की है परसीमन आयोग की रिकमेंडेशन की, और इन रिकमेंडेशंस को प्रो बीजेपी, प्रो मेजोरिटेरियन व्यू वगैरह वगैरह बताया है। बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की भी टिप्पणी आई है। इस परसीमन आयोग में एक रिटायर्ड पूर्व जज हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो देश के हैं, सुशील, वो हैं, और जो के शर्मा मेरे ख्याल से नाम है, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं जी, वो भी इसके मेंबर हैं। तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या इसके प्लस माइनस हैं, कितनी बाध्यता है इसमें, अभी क्या रिवीजन हो सकता है, क्या पॉलिटिक्स है, इस पर बात करेंगे नेता नगरी में। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील भट्ट, दोनों इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशरफ वानी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। महबूबा मुफ्ती परसीमन आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होती है, पीडीपी शामिल नहीं होता है। जब इसकी रिकमेंडेशन आती है तो आलोचना करती हैं, कहती हैं कि जनगणना की अनदेखी हो रही है। जम्मू को 6 सीटें, जिसके लिए वो शब्द इस्तेमाल करती हैं, एक इलाके की, और कश्मीर के लिए 1 सीट का प्रस्ताव देकर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। क्या है पीडीपी की पॉलिटिक्स, मतलब पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं? सौरभ, अगर देखें तो न सिर्फ पीडीपी बल्कि जैसे आपने शुरू में कहा, जितनी भी जम्मू कश्मीर में खासतौर से वो पार्टियां जिनका वर्चस्व जम्मू कश्मीर के हिस्से में है, उन्होंने इस परिसीमन का पूरा जो प्रस्ताव है उसका विरोध किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, अगर फारूक अब्दुल्ला जो कि सांसद हैं श्रीनगर से, उन्होंने बैठक में शिरकत भी की दिल्ली में, लेकिन पार्टी पूरी तरह से इसके विरोध में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस।
यहाँ तक कि जो गुपकार गठबंधन बना था अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जिसमें 5 क्षेत्रीय दल हैं जम्मू कश्मीर के, प्रमुखता से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका हिस्सा है, उन्होंने साफ जो है अब धमकी दी है कि 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन पर वो श्रीनगर में इस सिफारिश के विरोध में जो है प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी जो जम्मू कश्मीर की विपक्ष की पार्टियां हैं, प्रमुख विपक्ष की पार्टियां हैं, वो इसके विरोध में है। और विरोध इसलिए है क्योंकि जिस अंदाज से ये एक कहें कि जम्मू कश्मीर के हालात से और जम्मू कश्मीर में चुनाव न करने की विफलता जो सरकार की रही है अभी तक, केंद्र सरकार की, उससे ध्यान हटाने के लिए जो ये शगुफा छोड़ा गया था। वरना अगर चुनाव करने की केंद्र सरकार को या चुनाव आयोग को रुचि होती तो इसके बिना भी चुनाव पहले हो सकते थे, सरकार बन सकती थी, फिर भी ये डिलिमिटेशन जो है ये उतना प्रायोरिटी नहीं थी जम्मू कश्मीर की सियासत में या जम्मू कश्मीर के हालात के लिए। तो जो आरोप है महबूबा मुफ्ती का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो ये बीजेपी कमीशन है, कुछ ऐसा ही जो है लोगों में भी इसका भाव है। क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा, जिस अंदाज से जब जम्मू कश्मीर लद्दाख एक राज्य था, तब लगातार जो है लद्दाख के लोगों की ये शिकायत रहती थी कि हमें ब्यूरोक्रेट्स और हमें हमारे ऊपर जो हमारे भविष्य का जो तय फैसला करता है वो कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स और कश्मीर के पॉलिटिशियंस करते हैं। और किसी न किसी हद तक जम्मू के लोगों का भी यही मानना था कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, वो कश्मीर से ही हैं। लेकिन वो ये बात नहीं मानते थे कि अगर वजूद है लद्दाख, वजूद नहीं हम कहेंगे, ये पहचान है लद्दाख की, और जब स्टेट था जम्मू कश्मीर या जम्मू की, वो कश्मीर से ही है। और ये बात जो है कुछ छोटे छोटे दलों को जम्मू में हजम नहीं हो रही थी, लद्दाख में नहीं हो रही थी। लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख के लोग भी अब कहीं ना कहीं उसी बात पर पहुंच रहे हैं कि शायद हम पहले ही अच्छे थे। तो मुझे लोगों के विश्वास होगा कि कश्मीर को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कश्मीर को अलग करने की कोशिश करेंगे राजनीति के तौर पर या बाकी चीजों के तौर पर, तो शायद जो है वो न देश की सुरक्षा के लिहाज से और न राजनीति के लिहाज से सही हो। सुनील, आपने सुना कि अशरफ वानी ने जो बताया कि जो वैली बेस्ड पार्टियां हैं, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है। लेकिन जब हम जम्मू के नागरिकों से बात करते हैं, जम्मू बेस्ड बुद्धिजीवियों से बात करते हैं, तो वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि 2019 के पहले तक जम्मू कश्मीर में सब कुछ कश्मीर सेंट्रिक रखा जाता था, जम्मू की अनदेखी होती थी। आप अशरफ ने जो सेंटिमेंट बताए पॉलिटिकल पार्टीज के, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? और जो जम्मू बेस्ड लोग हैं, संगठन है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका क्या रिएक्शन है इस प्रस्तावित परिसीमन पर? मैं इसकी लीगैलिटी पर चर्चा करूंगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, पर पहले चूंकि सेंटिमेंट की बात हुई तो मैं उसी पे बात कर लेता हूँ। जी नमस्कार सौरभ, और नेतागिरी में मुझे शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ, ये जो परिसीमन का मुद्दा है इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति में छाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ अहम चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की काफी ज्यादा आवश्यकता है अगर हम जम्मू के पर्सपेक्टिव से बात करें। सौरभ, इतने वर्षों से मैं भी जम्मू के बुद्धिजीवियों से मिलता हूँ, यहाँ की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मिलते हैं, तो एक यहाँ पर ग्रीवियंस रहा है, ये आज से नहीं रहा है, काफी दशकों से रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो राजनीति है उसका केंद्र कश्मीर घाटी है और श्रीनगर है, और जम्मू की हमेशा अनदेखी होती है। ये एक यहाँ पर ग्रीवेंस है लोगों में कि चाहे वो विधानसभा की सीटें हों, उसका भी उसी तरह से बंटवारा किया गया था कि कश्मीर घाटी के पास अपर हैंड रहे और जम्मू की अनदेखी हो, ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है और एक शिकायत रहती थी। और बीजेपी उस शिकायत को भुनाती थी। बीजेपी के जो नेता थे, ये मैं बात कर रहा हूं पहले से, जब अनुच्छेद 370-35 से की प्रणाली यहाँ पर थी, उस समय बीजेपी के लोग जब यहाँ विपक्ष में थे वो कहते थे कि हम इसको ठीक कर देंगे, जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है, दशकों से हो रहा है। अब अनुच्छेद 370-35 से हटाया गया, तो लोगों का यहाँ पे मानना था कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय इनइक्वालिटी है, कि मतलब सत्ता का केंद्र कश्मीर घाटी में है, जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, ये खत्म होना चाहिए। तो बीजेपी ने भी कहा था कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी, यानी कि
सीमांकन नए सिरे से होगा जो विधानसभा की सीट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एक शिकायत थी कि जम्मू इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन J&K असेंबली एज वेल एज इन पार्लियामेंट। तो अब ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हुई, लेकिन जैसा कि मैं कई समय से यहाँ पर छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं और जो आम जनता है उनसे बात करता हूं, तो यहाँ पर लोग चाहते थे कि जो सेंसस है यानी कि जनगणना हो वो नए सिरे से हो, क्योंकि उनका मानना है, उनकी ऐसा आरोप है उनका कि जो 2011 में जो जनगणना हुई थी जम्मू कश्मीर की वो फर्ज थी और उसमें जानबूझकर कश्मीर घाटी की आबादी जम्मू संभाग से ज्यादा दिखाई गई थी। तो वो चाहते थे कि नए नए सिरे से जनगणना हो और उसके आधार पर फिर परिसीमन की प्रक्रिया की जाए। लेकिन अब चूंकि सरकार ने 2011 का ही मैंडेट दिया परिसीमन आयोग को, उसके हिसाब से उन्होंने परिसीमन की प्रक्रिया की और उन्होंने यहाँ पर दौरा भी किया। परिसीमन आयोग के सदस्यों ने वो कश्मीर घाटी भी गए, जम्मू संभाग भी गए। और सौरभ, हमें आबादी तो एक मतलब कंसिडरेशन है ही, वो तो अहम कंसिडरेशन है सीटों के बंटवारे में, लेकिन एरिया भी देखा जाता है, टेरेन भी देखा जाता है। और अगर हम जम्मू संभाग की तुलना कश्मीर घाटी से करें, न केवल क्षेत्रफल जम्मू का अधिक है बट टेरेन भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पर दूर दराज के इलाके, पहाड़ी क्षेत्र हैं। और जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उधमपुर लोकसभा सीट से वो सांसद है। अगर सौरभ, अगर आप उधमपुर लोकसभा सीट को देखें, अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल कितना अधिक है और कितने बड़े एरिया को वो संसद में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार असेंबली में भी लोगों को लगता है कि जम्मू संभाग के जो इलाके हैं उचित तरीके से रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है। अब परिसीमन आयोग ने जो अपना जो उन्होंने रिसर्च किया और जो अपने विवेक से उन्होंने जो सीटों का बंटवारा किया उसके हिसाब से, क्योंकि मैंडेट केवल 7 सीटें बढ़ाने का ही था, तो उन्होंने उनको लगा कि 6 सीटें जम्मू संभाग को जानी चाहिए और 1 सीट कश्मीर घाटी को। हालांकि जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया है उसमें रीजन्स का कोई मेंशन नहीं। उन्होंने कहा कि जिले के हिसाब से उन्होंने देखा, वो जम्मू कश्मीर को क्षेत्रों के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, जिलों के हिसाब से देख रहे हैं कि जिलों में कहां पर कुछ विषमताएं हैं, क्षेत्रीय विषमताएं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, कई इलाके जो है सड़क मार्ग से टूटे रहते हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, उन सबको कंसिडर करके ये रखा गया है। और हमेशा से जो लोग कहते थे कि जी कश्मीर का बोलबाला था, सत्ता का केंद्र कश्मीर था, अब कहीं ना कहीं जो कश्मीर घाटी की पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनको लगता है कहीं ना कहीं अगर जम्मू को सीटें अब 6 मिल जाती हैं, लेकिन हालांकि अभी भी कश्मीर घाटी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि 47 सीटें कश्मीर के पास रहेंगी और 43 सीटें जम्मू संभाग की रहेंगी। 46 और 44 नहीं, कश्मीर घाटी की पहले 46 थी परिसीमन, अभी वास्तविक स्थिति है 46 है और जम्मू की 37 है। और अगर जम्मू को 6 मिल जाती है तो जम्मू की 43 हो जाती हैं और कश्मीर घाटी की 47 47। तो ये नई स्थिति उत्पन्न होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा में, तो कुल सीटें जो है 90 बन जाती हैं, ऐसा होने वाला है। अब बात इसमें यह है कि कश्मीर घाटी की पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही है। उसका अहम कारण सौरभ यही है, जो हम जनता से भी बात करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर, वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी राजनीति जो है खतरे में है, क्योंकि उनका वर्चस्व ज्यादा कश्मीर घाटी में है और जम्मू में उतना ज्यादा नहीं है। हालांकि पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो भी यहाँ पर सीटें निकाल लेते हैं, विधानसभा की कुछ सीटें, ऐसा उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनको अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कई बार जो जम्मू के जो छोटे छोटे संगठन है वो मांग करते हैं कि भाई हिंदू मुख्यमंत्री हो, वो जरूर होना चाहिए कि हिंदू मुख्यमंत्री भी बने। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अहम कारण जो है इनकी जो ऑब्जेक्शन का कश्मीर घाटी की पार्टियों का, उनको यही लगता है कि उनकी राजनीति खतरे में है। और सौरभ, आपने कहा कि जो परिसीमन आयोग की पहली बैठक थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहिष्कार किया था पहली बैठक का, और दूसरी बैठक में अभी हमने देखा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी और जो सांसद हैं जो जम्मू कश्मीर के, दरअसल जम्मू कश्मीर ये जो परिसीमन आयोग है इसमें वही राजनीतिक पार्टियों के लोग जा सकते हैं इस बैठकों में जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, जो कि लोकसभा के सांसद है। और जम्मू कश्मीर, हाँ, जम्मू कश्मीर में इस समय जो अगर देखा जाए, लद्दाख को छोड़ दीजिए क्योंकि लद्दाख इस समय अलग केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू से 2 सांसद है लोकसभा के, कश्मीर घाटी से 3 है, तो इन्हीं को अधिकार है वहां जाने का। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था, अभी उन्होंने इस बैठक में शामिल हुए, तो अब ये स्थिति जो है हम सबके सामने आ रही है। और सौरभ, एक और छोटा सा बिंदु, मैं अपना वक्तव्य खत्म करने से पहले, जम्मू कश्मीर में जो है अनुसूचित जनजाति की जो है काफी
आबादी है, चाहे जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, गुर्जर बकरवाल समाज के लोग हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से हटने से पहले अनुसूचित जाति को आरक्षण मिलता था, राजनीतिक आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलता था, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं मिलता था, यानी कि अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलता था। अब पहली बार अनुसूचित जनजाति को भी राजनीतिक आरक्षण जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मिलेगा, और जो प्रस्ताव है उसके अनुसार 9 विधानसभा की सीटें जो है उनके लिए आरक्षित होंगी, जो कि ऐतिहासिक है, क्योंकि अनुसूचित जनजाति को यहां पर राजनीतिक आरक्षण नहीं था, जबकि देश के अलग राज्यों में, दूसरे राज्यों में जहां जहां जनजाति या जनसंख्या है वहां पर उनके लिए सीट रिजर्व रहती। जी वानी साहब, आपके पास आऊंगा, उसके पहले मैं दर्शकों को कुछ फैक्ट बता दूं। 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया, 35A को हटाया गया और 2 यूटी में इनको बदला गया, तब जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, तब यह तय हुआ था कि नई विधानसभा में 83 की जगह 90 सीटें होंगी। एक चीज जिस पर गौर करना है, और वानी साहब मैं आपकी रिएक्शन चाहूंगा उस पर, आपकी रिएक्शन एक इंडिविजुअल के तौर पर, पढ़ने लिखने वाले पत्रकार के तौर पर, और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही, क्या बयान दे रही है। सुनील जो जिक्र कर रहे थे कि पैरामीटर सिर्फ आबादी नहीं है, भूभाग, आबादी, क्षेत्र की प्रकृति और एसेसिबिलिटी, पहुंच को आधार बनाया गया है। एक बात ये। दूसरी बात, जो पिछला परसीमन हुआ था वो 95 में हुआ था। 95 में जो बाकी परसीमन हुए थे वो 91 की जनगणना के आधार पर हुए थे देश के बाकी हिस्सों में, पर जम्मू कश्मीर में 91 में जनगणना नहीं हो पाई थी, मिलिटेंसी की वजह से, आतंकवाद की वजह से। तो 81 की जनगणना को आधार बना के किया गया था। तो 63 का परसीमन, 73 का परसीमन और फिर 95 का परसीमन। 95 के लिए 81। आर्ग्यूमेंट ये है कि 81 से 2021 के बीच के 40 सालों में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ होगा। हमने देश के बाकी हिस्सों में भी देखा है, शहरी इलाकों में आबादी बढ़ी है। मैं खुद अपने जिले का उदाहरण दूं, मैं उत्तर प्रदेश में जिस जिले से आता हूं, रई जालौन से, पहले वहां पे 4 विधानसभा सीटें होती थी। अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस नई सिरे से हुई तो अब घट के 3 सीटें हो गई हैं, क्योंकि रूरल क्षेत्रों में आबादी नहीं बढ़ रही है, और जो कानपुर जैसे नजदीकी शहरी इलाके हैं वहां विधानसभा सीटें बढ़ रही हैं, आबादी का संकेंद्रण बढ़ रहा है। तो एक आर्ग्यूमेंट तो यह है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से, हालांकि सुनील कह रहे हैं कि जम्मू में लोगों को इस पे भी ऐतराज है कि 2011 में भी ठीक से जनगणना नहीं हुई। क्या यह मुमकिन है कि पूरे के पूरे जनगणना के डेटा को फर्ज कर दिया जाए भविष्य के पॉलिटिकल गेन के लिए? अशरफ वानी साहब। सौरभ, दरअसल ये तो आंकड़ा जो 2011 की सेंसस हुई थी जम्मू कश्मीर में, वो तो सरकार ने ही करवाई थी। तब तो उन्होंने बड़ी ये कहा था कि हमने आतंकवाद के बीच जो है ये सेंसस कराई। अब सरकार जो है उस पर सवाल नहीं उठा सकती, नंबर 1। नंबर 2 बात जो है कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन जो आई है, ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि एक बार फिर जो सालों से चल रहा, जैसे सुनील बोल रहा था, जम्मू वर्सेस कश्मीर, पहले जम्मू वर्सेस कश्मीर वर्सेस लद्दाख 3 चीजें थी, अब तो लद्दाख अलग हो गया, लेकिन अब जम्मू वर्सेस कश्मीर। लेकिन इसमें यह भी सोचना होगा कि आखिरकार अगर इतिहास को भी टटोले, पूरे इस जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखें। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊंगा। जब आजादी से पहले जम्मू कश्मीर में जो महाराजा राज जो था वो डोगरा था, खुद वो जम्मू का ही था, महाराजा हरी सिंह, और उसके बाद उसका बेटा करण सिंह भी राजनीति में था। लेकिन हरी सिंह के हाथ में भी जब जम्मू कश्मीर की बागडोर थी, जब एक इंडिपेंडेंट स्टेट उसके हाथ में थी, तब भी जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में बतौर वो एक डोगरा था खुद, लेकिन तब भी वो जम्मू कश्मीर को लेकर कश्मीर सेंटर्ड ही पॉलिटिक्स करता था। उसको पता था कि अगर जम्मू एक बड़ा इलाका है भी, लेकिन उसकी पहचान जो है वो कश्मीर से ही है, तो उसका भी पूरा जो चलती थी, सरकार चलती थी, बाकी सब चीजें चलती थी, वो ज्यादा कश्मीर से ही चलती थी, ये होते हुए कि वो जम्मू से खुद था। और उसके बाद जो अनुच्छेद 370 के लिए उसी ने ही ज्यादा जोर दिया था। जब भारत की सेना यहाँ आई थी तो तब वो भी एक पार्टी थी, महाराजा हरी सिंह, 370 को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने और 35A में। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है, ये साफ यही दिखाता है कि अगर सीटें बढ़ानी है तो जैसे आपने कहा कि आबादी को क्यों नहीं उसमें लिया जाए। कश्मीर की आबादी जम्मू से बहुत ज्यादा है, जम्मू में
भले ही फार फ्लंग एरियाज हो, लेकिन लोग तो कम रहते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वो तो कश्मीर में भी हैं, लेकिन लोगों की आबादी, अगर रिप्रेजेंटेशन किसी सदस्य को करनी होगी किसी भी मंच पे, चाहे फिर वो विधानसभा हो फिर लोकसभा हो, वहां पर वो किसी पाबंदी आबादी का ही रिप्रेजेंटेटिव करेगा। वरना हम जम्मू कश्मीर लद्दाख की टोपोग्राफी या एरिया देखें तो जम्मू और कश्मीर से भी ज्यादा जो एरिया है वो लद्दाख का है। उनके लिए तो विधानसभा भी नहीं है, उनके लिए एक सांसद है सिर्फ। तो अगर ये एरिया वाला मामला, अगर ये डिलिमिटेशन कमीशन कहता है कि हम एरिया को कंडक्ट करें, तब तो लद्दाख को सबसे ज्यादा सीटें होनी चाहिए एज कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वानी साहब उनका ये कहना है कि इट्स वन ऑफ द मैनी फैक्टर्स। पॉपुलेशन एक है, एरिया उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन दूसरा फैक्टर है, एसेसिबिलिटी वहां पे रीच हो पा रही कि नहीं हो पा रही तीसरा है। तो ऐसे उन्होंने 3-4 फैक्टर्स बनाए हैं। एक सवाल है जिस पर सुनील ने चलते बोल दिया कि जम्मू के लोग चाहते हैं हिंदू सीएम बने। हम ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक में है, ठीक है। तो क्या एक ये भी वो सेंटिमेंट है क्या जो जिसके बारे में कोई सीधे सीधे बात नहीं करना चाह रहा है पर बार बार हिंट वहीं जा रही है? मैं बीबीसी पर हारून रेशी की टिप्पणी पढ़ रहा था कि ये कश्मीर में भारत समर्थक राजनीति में आखिरी कील की तरह है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि ये जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुमत के खिलाफ काम करेगा और उन्हें पॉलिटिकली अल्पसंख्यक में बदल देगा। क्या यही है वो रिजर्वेशन जिसके इर्द गिर्द सारे बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में कंसर्न बुने जा रहे हैं? अशरफ वानी। बिल्कुल सौरव, अगर देखें तो कहीं ना कहीं यही एक बिंदु है जिसके नीचे ये पूरी राजनीति घूम रही है। दरअसल कहीं ना कहीं जिस अंदाज से हमेशा से जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री रहा है, कश्मीर से रहा है, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, जितनों के नाम घुमाए, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सभी एक तो कश्मीरी थे और दूसरे मुस्लिम थे। और कहीं ना कहीं ये एक नारा भी रहा था बीजेपी का शुरू से कि हम जो है अगर हम सत्ता में आएंगे हम हिंदू मुख्यमंत्री को जम्मू कश्मीर में लाएंगे। लेकिन क्या ये संभव है? अगर हम जम्मू के इलाकों में भी देखें तो कई सारे वहां पीर पंचाल का जितना भी इलाका है, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, वो मुस्लिम बहुल इलाका है। और ये पार्टियां जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है और कांग्रेस है, उनकी वहां बहुत पकड़ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज से इस पूरे मामले में कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है वो भविष्य बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं होगा। खासतौर से जो आपने इस बीबीसी की रिपोर्ट की बात कही कि अगर आप जबरदस्ती कश्मीर को अगर एक सेक्युलर फैब्रिक जो है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म के ये रहते हैं। मैं सुनील जी वो कश्मीरी पंडित है, वो जम्मू में रहता जरूर है, लेकिन इसको ये भी देखना होगा कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर से जम्मू की तरफ हुआ, कितनी एक्सेप्टेबिलिटी उनको वहां जितने भी वहां लोग रहते हैं उन्होंने दी। वो उनको भी बतौर कश्मीरी ट्रीट कर रहे थे कि कश्मीर से आए हैं, हम पर राज करेंगे, कश्मीर ने हमें इतने सालों से है। ये राजनीति जो पिछले 2014 के बाद ही जम्मू में ये घुट-घुट सामने आए। मुझे याद है वानी साहब ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया है एक चीज। दूसरी चीज, एक तो ये पर्सनल हो गया है कि यहाँ पे जो पैनलिस्ट हैं उनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी है, that should not be part of this discussion। बात यहाँ जम्मू वर्सेस कश्मीर या उसके इर्द गिर्द के सेंटिमेंट की हो रही है। सुनील भट्ट की पर्सनल आइडेंटिटी क्या है वो डिस्कशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ। दूसरी चीज, आप सेकुलर फैब्रिक की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि एक हिंदू अगर मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट से जम्मू कश्मीर का सीएम बन जाता है तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इस देश का संविधान इस आधार पे थोड़ी ना विभाजन करता है कि हिंदू सीएम हो या मुसलमान हो, जो उस राज्य के लोग चुने वो सीएम हो। अब राजस्थान में एक मुस्लिम सीएम रहा, महाराष्ट्र में एक मुस्लिम सीएम रहा, असम में रहा, कई जगहों पे रहे, वहां पे तो मुस्लिम मेजोरिटी में नहीं है, तो इससे कुछ वो थोड़ी ना फर्क आ गया। ये तर्क दिया जा सकता है? तर्क तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वो तो लोगों को तय करना होगा। लेकिन उस बीच जो है, अगर ये आप तो दलील जो आप कह रहे हैं कि 6 सीटें जम्मू में बढ़ाई, 1 ही सीट कश्मीर में, तो क्यों ऐसा हुआ? अगर पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 की सेंसस के हिसाब से इन रिकमेंडेशन जो होती सीटों को बढ़ाने की, जितनी जम्मू में बढ़ती उतनी कश्मीर में किसी को शायद मेरे ख्याल में एतराज नहीं होता, ना ही कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को होता, ना ही कांग्रेस को होता। लेकिन इसमें जो देखा गया है कि उसमें सीधे साफ एज दिख रहा है कि एक उस इलाके की आप विधानसभा सीटें बढ़ा रहे हैं
जिस इलाके की आबादी दूसरे इलाके से कम है। तो आप अगर एरिया की बात करते हैं तो पैरामीटर जो है वो आप लद्दाख पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे थे तब जब सांसद जाते थे, या फिर जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर में भी वो भी कई सारे दूर दराज इलाके, अगर हम अलग अलग बाउल्स की बात करें, चाहे गुरेज वादी की बात करें, टंगडार वादी की बात करें, जो काफी दूर है, पहाड़ 3-3 महीने 2-2 महीने कटे रहते हैं कश्मीर से, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी और इलाके से आता है या उनके इलाके से आके फिर दूसरी जगह से होता है, तो वो भी एक आर्गुमेंट बन सकता है। तो अब दिलचस्प ये होगा कि यहाँ पर ये जो है कि क्या केंद्र सरकार या चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? क्या ये चुनाव को लटकाना चाहते हैं या फिर चुनाव करवाना चाहते हैं? अगर चुनाव करवाने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, न सिर्फ राजनीतिक दलों की तरफ से, लोगों की तरफ से, कि चुनी हुई सरकार, वो जो सरकार ने वादा किया था अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त कि बहुत जल्द जो है लोगों की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में सामने लाई जाएगी, क्या आखिर इसी में ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसलिए अब डिलिमिटेशन की बात, जब तक उसकी रिपोर्ट ना आए तब तक चुनाव नहीं हो सकते? तो ये कई सारी बातें हैं जिनका जवाब ढूंढना या निकालना काफी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल हम ये कहें कि जो पिछले कुछ 1-2 महीने से लग रहा था कश्मीर में नए नए कुछ राजनीतिक दल बन रहे थे, राजनीतिक पार्टियां जो है वो लोगों के पास पहुंचनी शुरू हो गई थी, उनको भी उम्मीद थी कि शायद मार्च अप्रैल में है, शायद हो सकता है कि चुनाव हो जम्मू कश्मीर में और राज्य का दर्जा भी जो है जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अब लग रहा है कि शायद जो है ये मामला और भी कुछ आगे अटक सकता है जब तक डिलिमिटेशन कमीशन पर कोई हतमी फैसला या आखिरी फैसला नहीं होता है। अशरफ वानी की ये बिल्कुल दिलचस्प और दुरुस्त टिप्पणी है। सुनील, आई विल कम टू यू। और राहुल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये टिप्पणी बड़ी दिलचस्प है कि अगर आप वाकई इस चीज को लेकर संजीदा हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस अपना साइकिल पूरा करे, तो आप ये चाहेंगे ना कि सारे स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व रहें। अब अगर वैली बेस्ड पार्टियां ये कह रही हैं कि हम इस प्रस्तावित परसीमन के खिलाफ आंदोलन करेंगे, अगर कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमने पंजाब के चुनाव में देखा है, वहां पर ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें अकाली दल ने हिस्सेदारी नहीं की है, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव देखे हैं जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज ने हिस्सेदारी नहीं की, कई चुनाव में कई पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है कि जब वो बायकॉट का कॉल देते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया छिन्न भिन्न हो जाती है। कोई भी नेशन स्टेट ये नहीं चाहेगा, पॉलिटिकल पार्टियां चाह सकती है अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन देश सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं होता है। सरकार एक राजनीतिक पार्टी की बहुमत की बनती है, लेकिन उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरे देश की फिक्र करके चले। तो कोई नहीं चाहेगा कि जो प्रपोज पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें बाधा हो। जो चीज अशरफ वानी ने कही वो कश्मीर के नेता भी कह रहे हैं। सज्जाद लोन, उनका बयान देखिए, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हैं वो। उन लोगों पर ये बदनुमा दाग है जिन्होंने भारत के लिए गोली खाई और आज कब्र में है। मुझे लगता है कि जिस किसी में आत्मसम्मान बचा है उनके लिए यहाँ राजनीति में बने रहना बेहद मुश्किल होगा, ये सज्जाद अली लोन ने कहा। और आयोग की सिफारिशों को ट्वीट करके अमान ने भी कहा। क्या हम एक ऐसा व्यू अपना के, जिसकी तरफ अशरफ वानी इशारा कर रहे हैं, हम जो वहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बिल्कुल भी स्पेस ना देके इस बात की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि ठीक है आप अलग थलग पड़े रहिए, ठीक है आप विरोध करते दिखते रहिए, ठीक है फिर वैली में प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ये एक किस्म के पॉलिटिकल एरोगेंस को भी दिखाता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। सुनील भट्ट, इस पर क्या कहना है आपका और वहां के लोगों का? खासतौर पे वहां के जो राजनीतिक दल हैं, आपकी ब्यूरोक्रेट से बात होती है, उनके जहन में क्या है? ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्या उनको एड्रेस किया जाएगा या उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? सौरभ, सबसे पहली बात मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो मेरी व्यक्तिगत पहचान है उसके आधार पर नहीं, बल्कि एक पत्रकार के नाते, चूंकि हम जम्मू संभाग में जाते हैं, अलग अलग विषयों को कवर करते हैं, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज है वो जम्मू की जनता का काफी ज्यादा थैंकफुल है, कृतज्ञ है, क्योंकि 1990 में जो त्रासदी हुई कश्मीरी पंडित समाज के साथ, आतंकवादियों ने मस्जिदों से नारे लगवाए, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हुई, उसके बाद जम्मू के लोगों ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को शरण दी और यहाँ पर एक तरह से अगर देखा तो एक छोटा कश्मीरी पंडित का एक होमलैंड बन चुका है जम्मू में। एक्सेप्टेबिलिटी पूरी है, कश्मीरी पंडित समुदाय को पूरा मान सम्मान जम्मू की जनता ने दिया है और कश्मीरी पंडित समुदाय उसका हमेशा कृतज्ञ रहेगा। ये मैं एक कश्मीरी पंडित के नाते नहीं बल्कि एक पत्रकार के नाते भी कह रहा हूँ। दूसरी बात,
जहां पर बात हुई कि गुलाम नबी आजाद की, मैं उसमें एक करेक्शन करना चाहता हूं अशरफ को, कि गुलाम नबी आजाद कश्मीर से नहीं है, वो जम्मू से है, जम्मू के डोडा जिले के भद्रवाह इलाके से। हालांकि उस इलाके में कश्मीरी भाषा भी बोली जाती है, लेकिन वो जो जिला है वो जम्मू संभाग में आता है। तो जम्मू संभाग से एक मुख्यमंत्री हो चुका है, वो गुलाम नबी आजाद जब थे। और अगर आप जम्मू की जनता से भी बात करें तो गुलाम नबी आजाद ने जो सरकार चलाई थी, तो बाकी सरकारों की तुलना में माना जाता है कि उन्होंने तीनों क्षेत्रों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मतलब बराबर की जो है इक्वालिटी से देखा और विकास कार्य किए, वो लोग मानते हैं, गुलाम नबी आजाद की जहां तक बात हो। लेकिन सौरभ, जो अभी जो कश्मीर घाटी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो वो विरोध अपना प्रकट कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। सजाद लोन ने भी सीधे कहा है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं कि हम परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सजाद लोन का कहना है। बाकी बैकडोर से बातचीत तो होती रहती है, और जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला परिसीमन आयोग के बैठक में गए, और अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज सौरभ देखें कि जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बगल में बैठे थे, तो ऐसा लगता है कि बातचीत तो हो रही है और कुछ ना कुछ उनको भी ऑन बोर्ड लाया जा रहा है। अब कौन राजनीतिक पार्टी आ रही है, क्या आ रही है, और जहां तक ये गुपकार गठबंधन की बात हम करें तो इनमें भी काफी ज्यादा विरोधाभास है। उमर अब्दुल्ला अभी हाल ही में बोले थे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पोस्ट पोल अलायंस किया, यानी कि सरकार बनाई यहां पर जम्मू कश्मीर में, उसी के कारण बीजेपी एम्बोल्डन हो गई और उसके कारण उन्होंने यहाँ पर अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया। तो एक तरह से उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद को ही जिम्मेदार ठहराया जो मोदी सरकार ने निर्णय लिए। और दूसरी तरफ से जब गुपकार की बैठक होती है, सब इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो काफी ज्यादा विरोधाभास है। और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी इस समय इस मुहिम में लगी है कि कश्मीर घाटी में अपना अगर फुट होल्ड ना बने तो टो होल्ड कैसे बने। तो ये जो मैंने इससे पहले एक बात की थी, अनुसूचित जनजातियों को जो आरक्षण मिलेगा, राजनीतिक आरक्षण, पहली बार अनुसूचित जाति को तो मिलता था, जनजातियों को नहीं मिलता था। अशरफ ने जिस प्रकार से कहा कि राजौरी, पुंछ जो जिले हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत है और ज्यादातर जो आबादी है गुजर बकरवाल समाज के लोगों से आती है, जो कि अनुसूचित जनजातियां हैं। अब बीजेपी उनको रीच आउट कर रही है। अभी हाल ही में बीजेपी के नेता राजौरी पुंछ जिले के दौरे पर गए, भारी भीड़ देखी गई और बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को कह रही है, देखिए इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक इन्होंने आपको रिजर्वेशन नहीं दिया, जबकि देश के बाकी भागों में जहां पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है उनको आरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक आरक्षण। जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों को वंचित रखा गया, हम दिला रहे हैं आपको। अब वो भविष्य में देखना बाकी है कि वो सीटों में क्या परिवर्तित होता है, क्या उनको सीटें वहां से मिलती है या नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन बीजेपी इस समय हाई वोल्टेज कैंपेन की तरफ बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, और कहीं ना कहीं प्रयास यही है कि जम्मू कश्मीर में वो अपना मुख्यमंत्री यहां पर इंस्टॉल करे। क्या वो जम्मू संभाग से होगा या कश्मीर घाटी से होगा, या अभी तो ऐसी भी राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट चल रही है कि हो सकता है गुलाम नबी आजाद चुनाव से पहले अपनी एक राजनीतिक पार्टी ना बना दे। और जिस प्रकार से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद के संसद में जब उनका फेयरवेल था गुलाम नबी आजाद का, दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की, दोनों काफी ज्यादा भावुक भी हुए। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने यहाँ जम्मू में भी एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। हो सकता है कि बीजेपी का कुछ और भी एक प्लान हो कि एक मुस्लिम ही मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बीजेपी का उस सरकार में बहुत ज्यादा दबदबा हो। जहां तक वो बीबीसी की आप रिपोर्ट की बात कर रहे थे सौरभ, उसमें मैं एक अहम बिंदु कहना चाहूंगा। आपने भी उसका जिक्र किया है कि देश के कई राज्यों में गैर हिंदू मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी हैं। अगर हम देखें कि जैसे आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में ए आर अंतुले साहब मुख्यमंत्री थे, बिहार में थे गफूर साहब, असम में भी रह चुके हैं, तो उससे क्या वहां पर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है, क्या उनको कोई खतरा है? नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो उसका व्यक्तिगत धर्म कोई भी हो, उसको संविधान के हिसाब से चलना है। और कोई भी अगर विधायक है या सांसद है, वो अपनी कम्युनिटी को संसद या विधानसभा में रिप्रेजेंट नहीं करता, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करता है। उस इलाके में जो भी आबादी हो, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक जो भी हो, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जम्मू कश्मीर का भी हिंदू मुख्यमंत्री बने
तो उससे मुस्लिम समाज को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको भी देश के संविधान से ही चलना है। और देश का या जम्मू कश्मीर का जहां पे रहने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं, सबको एक नजर से देखना है। शपथ लेते हैं वो बिल्कुल संविधान की। ठीक है, ठीक है। एक आपकी बात से मैं वानी जी आपकी एक चीज पे रिएक्शन चाहूंगा, देन वील मूव टू राहुल श्रीवास्तव। ये जो वैली की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेशन के लिए फिक्रमंद क्यों नहीं थी? क्यों इससे पहले मांग नहीं उठी? इस कदम का तो स्वागत करना चाहिए उन्हें कि पहली बार वहां पे जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए प्रयास हो रहा है। क्या है पॉलिटिक्स उनकी? सौरभ जी, दरअसल जम्मू कश्मीर आप भी बहुत जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ पर वो उस तरह का इशू जिस तरह देश के बाकी राज्यों में है उस तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स का इशू नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो यहाँ के गुर्जर और बकरवाल कम्युनिटी के कुछ लोग आते हैं, सभी लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन बड़ी आबादी है, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में भी। लेकिन वो हमेशा हर सरकार में जो है वो विधायक भी रहे हैं अपने अपने इलाके के, अलग अलग पार्टियों के, और सांसद भी रहे हैं, और हर एक क्षेत्र में वो पूरा जो है हिस्सा मिला है और उनको उस तरह की शिकायत नहीं है। लेकिन डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन करने पर वो भाषा के तौर पर भी किया जा सकता है, क्योंकि कश्मीरी वो पहाड़ी लोग जो हैं बोलते नहीं है, या गुर्जर जो लोग हैं। तो अब जो महबूबा मुफ्ती ने जो कल बात कही है कि अब सिर्फ धर्म के आधार पर जम्मू कश्मीर को बांटने की ही नहीं कोशिश हो रही है, अब कोशिश हो रही है कि आपकी बोली क्या है, आप डोगरी बोलते हो, आप गोजरी बोलते हो, आप पहाड़ी बोलते हो, या आप क्या चीज बोलते हो। तो उसको लेकर भी जो है ये खाई जो है अब कहीं ना कहीं जो है बढ़ती जाएगी, अगर इस तरह की हालात जो परिसीमन के जो ये परिसीमन के हैं वो बनने लगे। दरअसल जम्मू कश्मीर में ये सारे इश्यूज नहीं थे, यहाँ पर तक कि जो कम्युनल हार्मोनी है वो भी देश के बाकी इलाकों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर है, और अभी भी है, उसमें कोई शक ही नहीं है। वो अमरनाथ पर आने वाले यात्री भी बता सकते हैं, वो खीर भवानी के मेले में आने वाले लोग भी बता सकते हैं, कैसे भी हालात हो, लेकिन वो जो रिलीजियस हार्मोनी का फैब्रिक है, कल्चर है जम्मू कश्मीर का, वो यूनिक है, और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो कश्मीरी मुसलमानों का ही अभी तक रहा है। लेकिन अगर आप आइसोलेट कर रहे हो किसी एक सोसाइटी को या एक किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को, उनको हर तरह से किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो गांव जो 370 से हटने के बाद वो नाराजगी अभी दूर नहीं हो रही है जम्मू कश्मीर की जनता में। उसके ऊपर आप फिर तड़ातड़ दूसरी बात आप कह रहे हो कि अब नहीं, अब जम्मू में विधानसभा की सीटें ज्यादा होगी, जो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेप्शन जाता है, वो तो लोगों को तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नेता बनेंगे, वो तो चुनाव के बाद ही सामने आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये लग रहा है कि ये कोशिश हो रही है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को का जो जियोग्राफी है और जो ये जो इसकी समीकरण है, मतलब रेशियो ऑफ पॉपुलेशन है, उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। वो तो पॉपुलेशन के मामले में उतना जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन फिलहाल जो लोगों के बीच में और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के, खासतौर से जो वैली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके दिल में ये बात है कि शायद कहीं ना कहीं जो है अब उनके जो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन या मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको सबमर्ज करके उसके के पूरे जो इख्तियार हैं या जो उसके हाथ में पावर है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रमुख एजेंडा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2014 तक जम्मू कश्मीर में कुछ थी नहीं। 2014 में ही वो पहली बार जो है इलेक्शनों में उतनी विधानसभा सीटें मिली उनकी कि वो सरकार बनाने में सफल रहे महबूबा मुफ्ती के साथ। अदरवाइज अगर जम्मू के बीजेपी को छोड़कर बाकी दल देखें तो ऐसे दल हैं कि जिनके 2-3-1-2 ऐसे ज्यादा से ज्यादा, सबसे बड़ी पार्टी जो थी बीजेपी के साथ वो पैंथर्स पार्टी थी, 3-4 से ज्यादा कभी उनके विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में नहीं रहे हैं। और अगर जो छोटे छोटे गुट हैं जो प्रदर्शन आए दिन करते हैं, डोगरा फैंट और बाकी, उनका तो कभी तक आज तक कभी कोई विधायक भी जो है नहीं चुन के आया है। और ये सभी राजनीति जो है पिछले 5-6 साल से जम्मू वर्सेस कश्मीर ज्यादा इंटेंसिफाई हुई है, और कहीं ना कहीं जो आम विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि ये खतरा होगा। जम्मू कश्मीर अगर एक साथ होगा, एक यूनिटी में होगा, देश के लिए भी बेहतर है, देश की सुरक्षा के लिए भी बेहतर है। और अगर कश्मीर को आइसोलेट किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो दुश्मन पड़ोसी देश है, चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, उनके लिए वो लाभदायक होगा। That's a point of concern.
मैं वानी साहब की कही बहुत सारी बातों से इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी दोनों रखता हूं। बहुत सारी चीजें जिन पर डिबेट की जा सकती है। राहुल श्रीवास्तव जी, दिल्ली, क्या चल रहा है दिल्ली के दिमाग में इस डीलिमिटेशन को लेकर, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानकारी है, बताइए। देखिए सौरभ, एक अगर आप टर्निंग पॉइंट देखें तो 2014 एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो एक डिवाइड था। देखिए, कश्मीर डिवीजन का एक हमेशा डोमिनेंस रहा है, उसका वर्चस्व रहा है, और जम्मू वालों को हमेशा एक फीलिंग थी कि उनको दबाया जाता रहा है और वो वर्चुअली यंगर कजिन माने जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और 2014 के अंदर जो असर्शन दिखा वहां पे जम्मू का रीजन का, कि अगर आप देखिए कि बीजेपी की जो सीटें बढ़ी वहां पे मेरे ख्याल से 25 सीटों के करीब बीजेपी पहुंची। जम्मू में उसका वोट 48.1% था उस समय, और कश्मीर में उसका 2.2% का वोट शेयर था। वो एक बड़ा सिंगल क्लियरेंस था कि बीजेपी के लिए एक वोट के जरिए उसने जो एक पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन क्रिएट की थी, वो ज्योग्राफिकल फॉल्ट लाइन भी बन रही थी, यानी जम्मू कश्मीर अलग और जम्मू अलग। दिल्ली में देखिए क्या क्या विषय है। दिल्ली पे ट्रिमेंडस प्रेशर है, क्योंकि अगर किसी भी लेवल पे कहीं एक राजनीतिक प्रोसेस की, इलेक्टोरल प्रोसेस की बहाली होती है, तो बीजेपी को अगर अपनी परफॉर्मेंस और अपना गढ़ जो जम्मू है, उसका जम्मू डिवीजन है, उसको इंटैक्ट रखना है, तो उसको पॉलिटिकल सिग्नल देने जरूरी है। ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज में होना है कि 5 सदस्य जो एसोसिएट मेंबर्स है एक्सेप्ट करेंगे, अगर एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद पब्लिक डोमेन में जाएगा, और तमाम उसके बाद ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी, थोड़ी लंबी चल सकती है। ये मामला जैसे कि सुनील भी कह रहे हैं, कोर्ट जा सकता है। आपने भी कहा ये पॉसिबिलिटी है कि इट कैन हेड टू द कोर्ट। कोर्ट आगे उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करेगा ये पता नहीं। तो ये एक्सरसाइज कब फ्लक्चुएट करेगी, यानी क्रिस्टलाइज होगी, ये अभी पता नहीं। लेकिन इस एक्सरसाइज में 6 सीटें जम्मू की बढ़ा के कश्मीर की जो डोमिनेंस है 4 सीटों की रखने के बावजूद, जो जम्मू का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बीजेपी अपने लिए कंड्यूसिव बना रहा है, और वो पॉलिटिकल उस कंड्यूसिव बनाने में बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी। बीजेपी अब फॉल्ट लाइन पे जहां खेलेगी, देखिए फारूक अब्दुल्ला ने जो एकमात्र बैठक हुई है, जो लोन बैठक हुई जिसमें फारूक अब्दुल्ला थे, तो जैसे कि सुनील ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की बॉडी लैंग्वेज अलग थी। फारूक अब्दुल्ला समर्थन कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो उसके खिलाफ जा रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक गलत कदम होगा। ये एक फॉल्ट लाइन जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा मेंटेन की है। ये एक फॉल्ट लाइन है जिसपे जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा खेलती है। लेकिन बीजेपी जो है असली फॉल्ट लाइन वो खेलना चाहेगी कि जम्मू के लोग, जो कि 370 आने के बाद क्या हुआ, क्या मिला, जम्मू के रीजन का क्या हुआ, इन सवालों के जो बीजेपी पे अंबार लगते थे, उन सवालों के लिए बीजेपी शायद एक जवाब देगी। जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर के जब मेरी जिस दिन फैसला आया था, ये बात कुछ ऑफिसर्स के साथ उठी थी, उनका कहना है कि साहब जो आज के हालात हैं उससे हालात किस तरफ जा सकते हैं, बद से बदतर क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो आर्टिकल 370 के बाद का था, जब 35 से हट जाता है उसके बाद का था, कि जब एक तरह की जो कश्मीर के रीजन को ऑटोनॉमी मिली हुई थी उसको रिपील करने के बाद, उसके बाद सीटें किसकी बढ़ती हैं, किसके पास ज्यादा जाती हैं, वो शायद थोड़ा माइनर एडिशन होगा, लेकिन ऐसा होगा कि उसके कारण एक बहुत बड़ा अपीवल हो जाएगा, जो 370 के हटने के बाद के अपीवल से भी बड़ा होगा। उस पे सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या कहना है कि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, और इसलिए वो ज्यादातर तैयार हैं। कुल मिलाकर के इसमें बीजेपी को लॉन्ग टर्म गेन दिख रहा है, क्योंकि ये सीटों का बंटवारा अगर जिस तरह होता है तो जम्मू रीजन को ज्यादा सीटें मिलने से जो कश्मीर की पार्टियां अगर अपोज करती हैं तो दे विल लूज ग्राउंड इन जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में अगर वो ग्राउंड लूज करते हैं तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ज्यादा आ जाती है। उसके बाद जब कश्मीर में लड़ाई होती है तो वहां कॉन्टेस्ट जो होगा वो कम से कम ट्रायंगुलर या 4 कॉर्नर्ड हो जाता है।
और उसके कारण जब तक ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर गुपकार अलायंस इकट्ठे चुनाव ना लड़े तो वो 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में बीजेपी को लगता है कि कहीं ना कहीं सबकी उस लेवल की डोमिनेशन नहीं आएगी कि वो जम्मू के वोट को न्यूट्रलाइज कर दें। तो कहीं बीजेपी को एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में जो उसका डिसएडवांटेज था कश्मीर में, उसको वो न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंटरवेंशन। ऑन दैट नोट हम ये सेशन खत्म करते हैं। अशरफ वानी, सुनील भट्ट, राहुल श्रीवास्तव, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर फॉर हैविंग। नेता नगरी के इस सेशन में किसी पॉलिटिकल मसले पर बात नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री एक जुमला खूब दोहराते हैं, जान है तो जहान है। तो बात जिंदा रहने पर होगी, बात हेल्थ पर होगी, बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर होगी। इसको लेकर हमारी तैयारियां क्या हैं, हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर से तो कोई भी जिंदगी बेहतर नहीं हो पाती है। आपके बहुत सारे सवाल भी हैं, तो हमें लगा कि नेता नगरी में आज बात ही कर लेते हैं। इस बातचीत में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विकास केशरी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट भी है। डॉक्टर केशरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद सौरभ जी। और चूंकि खेल वायरस का है और हमसे किसी विद्वान ने कहा था कि ये दुनिया जब भी खत्म होगी एक वायरस के चलते ही खत्म होगी, तो इसलिए हमने आमंत्रित किया है ILBS, दिल्ली का बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल, वहां पर वायरोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर एकता गुप्ता को। डॉक्टर एकता, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद सौरभ, थैंक यू सो मच। डॉक्टर एकता, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। हम सब लोग इंटरनेट पर खूब ऊटपटांग चीजें पढ़ते हैं, कुछ क्रेडिबल सोर्सेज पे बेस्ड होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट भी बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, कोविड को लेकर शुरुआत से बोल रहे हैं। तो इन सब के बीच हम ये जानना चाहते हैं कि अभी ओमिक्रॉन के बारे में हमारे पास क्या पुख्ता जानकारी है, ऐसी जानकारी जो आम पब्लिक को समझ में भी आ जाए और जानना भी चाहिए। जानकारी तो देखो, ओमिक्रॉन जो है ये एक कोविड का जो वायरस जो वुहान में 2019 दिसंबर में निकला। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगी आपके दर्शकों को कि वायरस जो होता है, एक RNA वायरस होते हैं और कुछ DNA, ये इनका जेनेटिक मेकअप होता है। तो जो RNA वायरस होते हैं, इनके अंदर जब वो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने आप को सही रूप से चेक नहीं कर पाते हैं, तो उनमें म्यूटेशंस जिसको हम कहते हैं, जो उनके जेनेटिक मेकअप में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। वुहान वायरस दिसंबर 2019 में आया, उसके बाद वो काफी प्रचलित रहा। G वेरिएंट करके इंडिया में जब हमारे पास मार्च अप्रैल 2020 में वो G वेरिएंट केसेस थे, उसके बाद नवंबर दिसंबर 2020 से और मार्च अप्रैल 2021 में डेल्टा वेरिएंट रहा। उसके बाद ये बार बार वायरस रेप्लिकेट होता है, इसमें ये सारे के सारे म्यूटेशंस एक्वायर होते हैं, और ओमिक्रॉन अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर वो वेरिएंट जो कि जिसके अंदर एक इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी ज्यादा है, जो ज्यादा तेज रूप से फैल सकता है और एक दूसरे को बीमारी ज्यादा फैला सकता है, उसको WHO वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC का नाम देता है। तो ओमिक्रॉन अभी एक नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न कोविड-19 वायरस का ही है। 19 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मिला, और हमको इस बात की एप्रिसिएशन करना चाहिए कि साउथ अफ्रीकन वायरोलॉजिकल सर्विलेंस और वहाँ की हेल्थ एजेंसीज ने इतनी जल्दी सारे विश्व को बता दिया कि ये नया वायरस आया है, और दिसंबर होते होते ये प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन काफी कंट्रीज में बन गया है। तो ये वायरस इंडिया में मिला है, करीब 203 केसेस मिले हैं अभी तक, बट ये सारे वही हैं जिनकी जो बाहर से विदेशों से हमारी कंट्री में आए हैं। अभी हमें अपनी कंट्री में नहीं मिला है ये वायरस। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि मतलब ये आप लोगों को पता कैसे चलता है? जैसे फर्ज करिए किसी एक पर्सन है X, तो उसने टीका लगवा रखा है, उसको बुखार हो रहा है, कोविड पॉजिटिव आ गया, तो फिर ये ओमिक्रॉन वगैरह कैसे पता करते हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए? हाँ जी, जीनोम जैसे ये ओमिक्रॉन कैसे पता चला, इसमें ये जो वायरस है इसमें कुछ तरीके की जीन्स हैं। एक सरफेस जीन जो बहुत इंपॉर्टेंट जीन इस वायरस की होती है, क्योंकि सरफेस जीन में ही वायरस आदमी के अंदर आता है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन होता है, और सरफेस जीन ही हम ज्यादातर टारगेट करते हैं डायग्नोसिस करने में। इस वायरस में ओमिक्रॉन वेरिएंट में सरफेस जीन में बहुत सारे म्यूटेशंस थे,
तो साउथ अफ्रीका में शक कैसे हुआ कि सरफेस, जिसको हम बोलते हैं सरफेस जीन टारगेट फेलियर, इसको SGTF वायरस भी बोला जाता है, कि जो PCR लगाया जाता है 2 जीन्स को टारगेट करके लगाया जाता है, सरफेस हो, RDRP हो, E हो। तो वहां उनको दिखा कि बुखार के लक्षण थे, सब कुछ कोरोना वायरस के थे, बट जब वो PCR लगाते थे तो सरफेस जीन नहीं पिकअप हो रही थी और दूसरी जीन्स वायरस की पिकअप हो रही थी RT-PCR के टेस्ट में। तो उनको कुछ शक लगा कि कुछ चेंज हो गया है। फिर उन लोगों ने पूरा जीनोम सीक्वेंस किया। जब भी हमको कोई शक लगने लगता है, कुछ अलग तरीके के सिवियर लक्षण आने लगते हैं, तब हम वायरस को उसके पूरे जीनोम का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जिसको होल जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब जो उसके न्यूक्लियोटाइड पोजीशंस हैं ATCG वो कैसे, फिर हम उनको ब्लास्ट करके जो भी प्रचलित वायरसेस हैं उनसे मैच करके देखते हैं कि अब चेंजेस कहाँ आए। तो इस तरीके से ये ओमिक्रॉन वायरस पकड़ा गया कि ये डायग्नोसिस फेलियर में पकड़ा गया था। तो ये कुछ तरीके हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट जब पकड़ा गया था तो सिवियरिटी हो रही थी, ज्यादा इन्फेक्शन हो रही थी, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रही थी, तब लोगों ने उसको करके देखा कि ये क्या वायरस चेंज हो गया। तब हमको इंडिया से मिला था कि यस, वायरस एक नया वेरिएंट करके आ गया, और वो हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगा। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग थ्रू दिस IIT कानपुर रिसर्च, जिसमें प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल और असिस्टेंट प्रोफेसर राजेश रंजन ने कहा है आफ्टर अफ्रीका और यूरोप का स्टडी एंड सैंपल की सर्दी खांसी बुखार आएगा, गले में सूजन खराश रहेगी, ज्यादातर मामलों में ये मामला फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा। महामारी का चरित्र समझिए, तेजी से तीसरी लहर आएगी, उतनी तेजी से गुजर जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होगा। तो बहुत ज्यादा एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाय हाय जैसे सेकंड फेज में हुआ था डेल्टा वेरिएंट के साथ। इज दैट ट्रू प्रोफेसर? हाँ, जो ये वायरस है, जो अभी तक जितने भी पेपर्स और बहुत जल्दी लोग रिसर्च कर रहे हैं, लैब में कल्चर करके देख रहे हैं, तो अच्छी बात ये है कि इसमें सरफेस जीन में बहुत सारी डेल्टा के ऊपर 7 पर्टिकुलर म्यूटेशन है। 4 तो डेल्टा में थे, 3 एक्स्ट्रा म्यूटेशंस भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में है। तो इसकी इन्फेक्शन की कैपेसिटी डेल्टा वायरस से करीबन 4 गुनी है। मतलब जैसे डेल्टा अगर 1 से 5 लोगों को फैलाता था, तो ये 1 से शायद 15-20 लोगों को इन्फेक्शन फैला सकता है। मगर अच्छी बात ये है क्योंकि सरफेस जीन ही बहुत ज्यादा म्यूटेट हुई है, तो सरफेस जीन ही के ही 2 रीजन होते हैं, S1 S2, जो ब्रेक करके लंग्स में अंदर जाते थे। तो वो चेंजेस जो है ये वायरस को अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर लंग में जाने के। तो ज्यादातर इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल रहा है, मगर हल्का जुकाम खांसी है। लंग्स, लोगों ने सेल कल्चर और लंग ऑर्गेनाइज कल्चर में भी देख लिया कि ये वायरस डेल्टा के कैपेसिटी में नील के बराबर ही ग्रो कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि ये हल्का जुकाम खांसी जैसा कि कोरोना वायरस पहले होता था वैसा ही है, और अपने आप होगा और निकल जाएगा। When you say कोरोना वायरस पहले होता था, you mean जुकाम एंड खांसी? That was also one of the कोरोना वायरस। तो जो 4 कोरोना वायरसेस, SARS-CoV-1 और MERS-CoV से पहले जो 4 ह्यूमन कोरोना वायरसेस हैं, वो नॉर्मल जुकाम खांसी करते थे, लंग्स तक नहीं जाते थे। तो अब ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि नाउ दिस ओमिक्रॉन इज गोइंग टू बी, बट जितनी भी अभी इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड स्टडीज हैं, लैब बेस्ड स्टडीज हैं, प्रॉपर पब्लिश लिटरेचर नहीं आया है, प्री प्रिंट वर्जन ही हम पढ़ रहे हैं। मगर उससे ये तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये माइल्डर है सिम्टम। और हमें भी जो इंडिया में जो 200 केसेस मिले हैं, वो उनमें किसी में भी आई थिंक माइल्डली सिम्टोमेटिक है और एसिम्टोमेटिक ज्यादा है, जो ट्रैवलर्स भी आए हैं। तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि इट इज अ माइल्ड इन्फेक्शन, बट यस स्प्रेड्स वेरी रैपिडली। मतलब 1 से 4 गुना ज्यादा डेल्टा के वेरिएंट के हिसाब से वो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ऑलराइट डॉक्टर केशरी, ये तो इस वेरिएंट की बात हो गई, पर जो परमानेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न है हमारे देश के लिए वो है पब्लिक हेल्थ को लेकर जीरो अवेयरनेस। गवर्नमेंट के लेवल पे सिर्फ खाना पूर्ति होती है और लोगों को लगता है अच्छा पब्लिक हेल्थ मतलब ठीक है, खूब सारे डॉक्टर और अस्पताल बना दो तो पब्लिक हेल्थ हो जाएगा। अवेयरनेस का ये लेवल है। तो जब जनता को पता नहीं है, सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है, तो एक तो ये हाल है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या कोविड के फेज 1 और फेज 2 के बाद
गवर्नमेंट के लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पर पब्लिक हेल्थ को लेकर कोई परसेप्शन में चेंज हुआ है जो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, या अभी भी वो एडवोकेजम चल रहा है? अच्छा ये आने वाला है तो जल्दी से वेंटिलेटर खरीद लो, पीएम केयर फंड से। वो वेंटिलेटर खराब निकलते हैं, डॉक्टरों किसी काम के नहीं होते हैं, कोई उस पर ठीक से ऑडिट नहीं होता है, खाना पूर्ति करती जाती है। ये हमारे फूल बरसा दो, बता दो, पर्याप्त स्टाफ ना दो, फूल बरसा दो। फिर पता चला कि जूनियर रेजिडेंट हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब हमें स्टाइपेंड तो ठीक दे दो। तो उनको इज्जत भरपूर दो, संसाधन मत दो। ठीक है, इससे एक पैरेलल भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक बड़ा वर्ग है जो अंधाधुंध कमाई कर रहा है, उनके ऊपर सख्ती नहीं है, तो उनकी भी सिस्टम में मिली भगत रहती है, तो वो भी जनता को लूटते हैं। ऐसा नहीं कि सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ही है। तो क्या कुछ बदलाव दिख रहा है डॉक्टर केशरी? नहीं, एक तो मैं जरूर कहूंगा कि कोविड ने पब्लिक हेल्थ को एक बार फिर से पिक्चर में लाया है। एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक में नॉट ओनली पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट, बल्कि आम नागरिकों में भी जागरूकता हुई है। लोग भी पहले पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी टर्म शायद नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं। सो वो कोविड ने, ये तो कोविड के बाद से हुआ है। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि रिस्पॉन्स जो है, पॉलिसी रिस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम्स रिस्पॉन्स जो है पब्लिक हेल्थ के प्रति अब बेटर हो गया है, बिकॉज क्योंकि रिसोर्स इसमें बहुत जा रहा है, पब्लिक का इश्यू बन रहा है। अगर आप पॉलिटिकल इश्यू को भी अगर ले तो मतलब पब्लिक हेल्थ इज बिकमिंग नाउ अ पॉलिटिकल इश्यू एज वेल। सो ये सारी बातों को लेके मतलब जागरूकता तो बढ़ी है। लेकिन एक जो आपने बेसिक क्वेश्चन पूछा, मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा। मूलभूत क्वेश्चन आपने कहा कि इस रिस्पॉन्स में क्या क्विकली सिर्फ कुछ चीजें कर दी गई जो की जा सकती, तो मैं यहाँ पे जस्ट ध्यान लाना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ को जो आपने भी एड्रेस किया बहुत हद तक कि पब्लिक हेल्थ का मतलब लोग सोचते हैं हॉस्पिटल बना दो और डॉक्टर अपॉइंट कर दो, तो पब्लिक हेल्थ इज मच बियॉन्ड दैट। सो पब्लिक हेल्थ इज रिलेटेड टू एवरीबडी। सो इट्स नॉट अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ हॉस्पिटल्स। सो आपके घर में आप कैसे क्या खा रहे हैं, क्या पानी पी रहे हैं, वहां से लेके पब्लिक हेल्थ होता है। जन्म के टाइम से आपके you are as you are a public, so you are part of public. किस तरह के टीकाकरण हो रहे हैं आपकी? टीकाकरण के अलावा जननी माँ जो प्रसूता है उनकी फीडिंग किस तरह से हो रही है? महिलाओं का पोषण, आपके घर में कैसी टैप वाटर की सप्लाई हो रही है? आपके आसपास कितनी साफ सफाई है? आपके घर जो सब्जियां और ग्रेन आ रहे हैं वो कितने शुद्ध हैं या कितने उनमें केमिकल है? मतलब सारी ही चीजें हैं, सारी चीजें पब्लिक हेल्थ का पार्ट है। जहां भी पब्लिक है और उनके हेल्थ की बात है वो पब्लिक हेल्थ है। लेकिन एक और जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा उसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंज आया है क्या फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में? मैं ये जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट लिया है, काफी रिसोर्सेज लगाए हैं। ऑब्वियसली अभी कोविड में पूरी वर्ल्ड लगा रही है, तो भारतवर्ष से अलग नहीं है, यहाँ भी कोशिश हो रही है। लेकिन पब्लिक हेल्थ को स्ट्रेंथन करना कोई शॉर्ट टर्म का इनिशिएटिव है नहीं, ये शॉर्ट टर्म में नहीं किया जा सकता। ये एक लंबे समय से मतलब ये लंबा टाइम लगेगा इसको ठीक करने में। और उसके लिए एक जो हम लोग हेल्थ पॉलिसी में, हेल्थ सिस्टम में टर्म बोलते हैं, सिस्टम्स अप्रोच रखना पड़ता है। सिस्टम्स अप्रोच इंजीनियरिंग से हेल्थ सिस्टम, मतलब हेल्थ, पब्लिक हेल्थ और हेल्थ पॉलिसी में इसको काफी यूज किया जा रहा है कि किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से सोचिए। डोंट थिंक इट एज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर फेनोमेना कि मतलब इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, इट्स सिस्टम। सो मतलब अगर पब्लिक हेल्थ ही को डिलीवरी करना है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, फाइनेंस भी है, अवेयरनेस, जैसे आपने काफी फोकस किया कि पब्लिक अवेयरनेस बिकम्स इंपॉर्टेंट, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं। तो इन सब चीजों को स्ट्रेंथन करना ओवरनाइट काम तो है नहीं। सो एक कोविड आए हुए अभी ऑलमोस्ट अगर 2 इयर्स भी हो गए, तो 2 साल में सारा कुछ तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो नीजर जो या फिर जो इम्पोर्टेंट जो इमीडिएट एक्शंस थे वो किए जा रहे थे। और मेरे को लगता है कि उसमें भी एक पॉइंट जो कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा है बार बार, कि हम लोग मैजिक बुलेट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो जैसे मान लें कि सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की बात हुई, तो ऑक्सीजन पे अभी काफी काम हुआ है। क्रिटिकल केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी काफी बात हो रही है, लेकिन क्रिटिकल केयर चूंकि फिर अगेन सिस्टमेटिक इश्यू है तो ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा कि वैक्सीन जरूरी है, मतलब एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं जरूर कहूंगा कि वैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, जो मतलब सबसे बढ़िया टूल है जो कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देता है कि अगर आपने वैक्सीन लगा दिया तो
इस वायरस के खिलाफ या इसके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन कोविड के केस में ये शुरू से माना जा रहा था कि वैक्सीन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट ये नहीं है कि ये सब कुछ है। अभी आपने 2 या 3 दिन पहले WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका मैं सुन रहा था, एंड ही सेड दैट कि मतलब इट इज नॉट इनफ दैट यू हैव टेकन वैक्सीन। सो ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन ले लिए तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको हैंड वॉश करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने फ्रेज भी दिया, डू इट ऑल, even if you are vaccinated you have to be masked, you have to kind of maintain social distancing। तो ये सारे चीजों पे कहीं ना कहीं अभी भी मैं एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट मैं फिर बार बार यही बात बोलूंगा कि इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए अभी भी बेस्ट बेट यही है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे फोकस करें। लेकिन ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं जो मैं नहीं समझता हूं उतना, लेकिन उसके चैलेंज की वजह से हमको कहीं ना कहीं बैलेंस भी करना रहता है कि हम पूरे टाइम मतलब रेस्ट्रिक्शन और इन सब चीजों को मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, मार्केट को भी ओपन करना है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि फोकस जो है शुड कंटिन्यू टू बी ऑन CAB, दैट इज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अलोंग विद वैक्सीन। आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले ट्विटर पे देख रहा था कि प्रधानमंत्री शाम को कोविड पर मीटिंग एड्रेस करेंगे और दिन में बनारस में एक बड़ी रैली हो रही थी जिसमें हजारों लाखों लोग मौजूद थे। तो कई लोग कह रहे हैं कि देखिए अभी तो ओमिक्रॉन फैलना शुरू हुआ है, इसको लेके पैनिक नहीं करना है। अभी अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं हमने इतने टैंकर मंगवा लिए हैं ऑक्सीजन के, इतने महीने की दवाओं का स्टॉक कर लिया है। तो ये समझ में आता है सेकेंड वेव के बाद। लेकिन जो एक दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं या बाकी लोग भी कि हॉस्पिटलाइजेशन की जल्दबाजी ना करें, और ये सेकंड वेव में भी समझ में आया था कि कई लोगों ने पैनिक बाइंग की, या जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं थी वो भी चले गए। मेरे यूरोप में कुछ दोस्त सेटल हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो स्विट्जरलैंड वगैरह में जब उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक लगे कि अब सांस ही नहीं ले पा रहे हैं खुद से तब फोन करना, बुखार है, ये दवाई है, खाओ, घर पे रहो, रेस्ट करो। तो डॉक्टर एकता, मेडिकली किस तरह की प्रिकॉशंस की लोगों को जरूरत बरतनी चाहिए आज की तारीख में? आपकी अपनी फ्रेटर्निटी में लगातार बात हो रही होगी, पल्मनरी के डॉक्टर से बात हो रही होगी, जो मैं दर्शकों को बता दूं, जो आपके सांस लेने के जो सारे अंग हैं, तौर तरीके हैं, उसकी जो मेडिकल साइंस है दैट इज कॉल्ड पल्मनरी। और क्या इसका बड़ा एक भयानक सा संस्कृत टर्म भी है, फुफ्फुस, छुच्छुस, पता नहीं क्या। नहीं, फेफड़ा नहीं है, अरे एक बढ़िया झेल हिंदी है। मुझे एम्स के डॉक्टरों की तख्ती के नीचे दिखती है, प्रोफेसर के नीचे आचार्य लिखा होता है और पल्मनरी के नीचे कुछ छुच्छुस फुफ्फुस कुछ ऐसे लिखा हुआ था। एनीवेज, तो आपकी पल्मनरी वालों से भी बात हो रही होगी, फिजिशियन से भी बात हो रही होगी, वो किस तरह की सावधानी, किस तरह के लक्षणों की बात कर रहे हैं, एंड एज अ कंसर्न सिटीजन मुझे किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। अभी डॉक्टर केशरी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे थे। क्या मैं फिर से हर टाइम पब्लिक में, जैसे मैं अभी इलेक्शन कवरेज के लिए जा रहा हूं, तो क्या मुझे हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए? कितनी फ्रीक्वेंटली, क्या फिर से वापस हाथ धोऊं, हर चीज सैनिटाइज करूं, या मैं ये सोचूं कि यार मुझे एक बार बिहार इलेक्शन के आखिरी में कोविड हुआ है, 2 मैं टीके लगवा चुका हूं और ऐसे मतलब हेल्थ तो ठीक ही है, तो बहुत ज्यादा सतर्क होने की जरूरत नहीं है। व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले मैं सबको, हम लोग ये काफी लोगों को बताते हैं, कोरोना वायरस जो है ये नेजल ट्रैक, जो नाक की से आता है वायरस, फेफड़ों में चला जाता है। सारी बीमारी जो होती है जब वो फेफड़ों में चला जाता है और जो हमारी बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, उसकी वजह से सिवियरिटी ऑफ डिजीज होती है। हम जो वैक्सीन ले रहे हैं, इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में बने हैं, हम अपने मेमोरी टी सेल्स जो एक जानकारी रखने वाले लिम्फोसाइट्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। ये हमारी रक्षा तब करेंगे जब हमारे ब्लड में वायरस आना शुरू हो जाएगा और सिवियरिटी ऑफ डिजीज से बचाएंगे। सो जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, अभी तक बनी है, वो इन्फेक्शन को नहीं प्रिवेंट, 2 चीज है, इन्फेक्शन और डिजीज। इन्फेक्शन मतलब नाक में वायरस आया और उसने अपना लोकल डिजीज मतलब जुकाम खांसी।
डिजीज और सिवियरिटी ऑफ डिजीज जब वो लंग्स में आता है या पूरी बॉडी हमारी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये चीज बिल्कुल बताना जरूरी है कि जब तक नेजल स्प्रे वाली वैक्सीन नहीं आएंगी, इन्फेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ मास्क ही बचा सकता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपकी सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके का मास्क हो वो बहुत अच्छे से बचा सकता है। तो यदि आपको कोविड हो चुका है, आपने वैक्सीन भी ले ली है, आपके अंदर एंटीबॉडी भी है, आपके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी है, इन्फेक्शन को सिर्फ और सिर्फ मास्क बचा सकता है। अगर आपके अंदर सब कुछ और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है तो हाँ ये है कि हल्का जुकाम खांसी होगा, हल्का बुखार भी हो सकता है और नाक और गले से ही वायरस बाहर निकल जाएगा, लंग्स तक नहीं आएगा, बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि अंदर बॉडी इस वायरस को मारने वाले सिपाही तैनात हैं। वो सिपाही किले पर नहीं है। दिस इज द गेट को हमको सिर्फ और सिर्फ मास्क बचा सकता है। अंदर हमारे ऑर्गन्स को बचाने के लिए आपने वैक्सीन से सिपाहियों को बिठा रखा है, ठीक है। अभी तक गेट को रोकने के लिए सिर्फ तो मास्क पहनना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत बहुत जरूरी है। दो चीजें, मास्क डायरेक्ट वायरस को अंदर आने से रोकेगा, हैंड हाइजीन, क्योंकि जब हम लोग अकेले होते हैं, जैसी मास्क, सपोज आपके हाथ में वायरस है और आपने मास्क उतार के ऐसे ऐसे किया तो भी आपका वायरस जा सकता है। सो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दो ही चीज कहलाती हैं, हाथ, गंदे हाथ नाक तक, मुंह और यहाँ तक ना लेके जाना, और अपने दरवाजे को, किले के दरवाजे को मास्क से प्रोटेक्टेड रखना। जब तक आपके पास स्प्रे नहीं आ जाएगा, nobody can ensure your 100% protection from this virus to enter your body. This is as simple. So you have to take COVID appropriate behavior. Yes, जो जिनके अंदर वैक्सीनेट, और वैक्सीन इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन हो या उसके प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट्स हो। तो एंटीबॉडी अच्छी, ये देखी गई है कि 2 डोज, प्रॉपर डोजेस लगाने पर ही अच्छी मात्रा की एंटीबॉडी बन रही है। स्टडीज ने ये भी दिखा रहे हैं आजकल की बूस्टर डोज से और अच्छी मात्रा की एंटीबॉडीज बन रही हैं, बट 2 डोज जो कन्वीनियंट डोज है उससे अच्छी बन रही है, वो आपके वायरस को नीचे नहीं आने देंगी गले से। सो यू हैव टू इंश्योर यू आर वैक्सीनेटेड, यू हैव टू वियर मास्क and you have to keep washing your hands. हाँ, पैनिक होना जो फर्स्ट फेज में था कि बात नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, जूते के थ्रू आ जाएगा, चप्पल के थ्रू आ जाएगा, कपड़, वायरस उससे ट्रांसमिट नहीं होता है, वो सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरे 1 मीटर की रेंज में कोई भी है तो मेरे मुंह से वायरस निकल रहा है, और अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो हो सकता है, या फिर ये जो मेरे मुंह से जो निकल रहे हैं ये थूक के कण, ये मेरे हाथ में लग जाए और मैं फिर जाके किसी के नाक और मुंह पे लगा दूं, देन हो सकता है। 2 ही तरीके हैं और बहुत आसानी से हम इसको, मतलब none of the variant has shown any mutation which can pierce through your mask, चाहे वो कपड़े का ही मास्क हो। अभी तक कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं आया है जो लोगों ने दिखाया है कि वो, यू डोंट हैव टू वियर N95, हेड शील्ड, आई शील्ड, वो सब करने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट अपना ये नाक और मुंह को बचा के रखना है। अगर आप 1 मीटर पास पे किसी से भी बात कर रहे हैं, इफ यू आर इन एन ओपन एरिया जहां 2-2 मीटर तक कोई नहीं है, खुली हवा है, मत पहनिए। एयर करंट बहुत, अगर हवा बहुत तेज तेज चल रही है तो जैसे अगर मेरे मुंह से ये कीटाणु निकलते भी हैं तो हवा इनको उड़ा के ले जाएगी। सो इट्स अ नेचुरल फिल्टर। सो जहां हमको बहुत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जरूरत है, जो क्लोज स्पेसेस हैं जैसे लिफ्ट है, या जहां आप हॉल के अंदर गैदरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 1-1 मीटर की सटे हुए खड़े हैं, मास्क नहीं पहने। सो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत जरूरी है, वैक्सीन लगवानी भी बहुत जरूरी है, और जब तक ये वायरस बिल्कुल ही डाई डाउन नहीं कर जाता, ये मास्क तो नहीं हम उतार सकते। दिस इज फॉर श्योर। ऑलराइट डॉक्टर केशरी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, हम लोग ना अवेयरनेस को लेके एक बड़ा गैप देखते हैं, मतलब गांव में अरे यार ठीक है हो गया, मतलब गांव में कोई मास्क लगाए तो लोग कहते हैं अच्छा इसको कोविड हो गया इसलिए मास्क लगाए घूम रहा है,
शहरों में थोड़ा सा जागरूकता है, फिर जागरूकता का दूसरा लेवल होता है कि कहाँ चालान कटना है तो मास्क अप हो जाता है, नहीं कटना है तो डाउन हो जाता है। फिर तीसरा है कि जो बहुत पढ़े लिखे और संभ्रांत, जिसको पॉश इलाके कहते हैं, हालांकि पढ़ाई लिखाई और सभ्यता का आपकी जरूरी नहीं कि आपका बहुत पैसा है तो ये चीजें आपके पास हो ही, तो वहां पे लोग मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा ही उसमें रहते, सतर्कता में। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ा मामला भी है डॉक्टर केशरी, ये जो बिहेवियरियल इश्यूज हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, बिहेवियर इश्यूज में सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपने भी उस टाइम क्वेश्चन पूछा, मेरे ध्यान में आया और ये इम्पोर्टेंट है, मैं इस मीटिंग में मैं रिट्रेट करना चाहता हूँ कि जब कोविड के बिहेवियर के बारे में हम बात करते हैं, अपने बारे में मतलब एट इंडिविजुअल लेवल भी अगर आप सोच रहे हैं अकेले अपने बारे में भी, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक सब लोग नहीं बचे तब तक आप भी नहीं बचे। सो मतलब नो वन इज प्रोटेक्टेड टिल एवरीवन इज प्रोटेक्टेड। सो इसलिए कोविड में सेल्फिश होने का कोई स्कोप है। सो मतलब इसलिए वैक्सीन में भी जैसे अभी इंडिया में 60% लोगों को दोनों वैक्सीन मिला, तो ये पहला फोकस होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोनों डोज मिल जाए, क्योंकि जब तक सब लोगों को डोज नहीं मिलेगा, ग्लोबली भी यही बात चल रही है, जो ग्लोबल लेवल पे भी पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इनइक्विटी है। अफ्रीका में 18% है और कुछ कंट्रीज में ऑलमोस्ट 100% है। सो कोविड के मामले में खुद के बारे में वी शुड नॉट थिंक अबाउट आवरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल। हमको ये सोचना चाहिए कि हम कम्युनिटी का पार्ट है, कम्युनिटी में सब लोग प्रोटेक्ट होंगे तभी हम प्रोटेक्ट होंगे। इसलिए हर आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने आप में कि मेरा जो बिहेवियर है नॉट ओनली मेरे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे कम्युनिटी के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं वैक्सीनेटेड हूं, मेरे को प्रीवियस वैक्सीन हो गई, चलो आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन अगर आप अभी जा रहे हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं प्रतिदिन, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जब तक आपका डायग्नोज होगा तब तक आप मान लिया ट्रांसमिसिबल है आपका, और आप फिर कुछ बुजुर्ग लोगों से मिले, अपने ही परिवार में कोई एल्डरली लोग हैं, कोई कोमॉर्बिडिटी है जिनको किसी तरह की, दे आर एट हायर रिस्क। सो इवन इफ अभी जैसे आ रहा है कि ओमिक्रॉन में कि वैक्सीनेटेड भी लोगों को वेस्टर्न कंट्रीज में हो जा रहा है, इफ दे आर कोमॉर्बिड और सीनियर सिटीजन, मतलब एल्डरली पॉपुलेशन। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमें पैंडेमिक से फाइट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल माइंडसेट को हटा के हमें कम्युनिटी और एक सोसाइटी माइंड, सोशल माइंडसेट की तरफ ले जाना होगा। दूसरा जो आपने बोला कि अवेयरनेस को कैसे दुरुस्त किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं कहूंगा कि ये अवेयरनेस को दुरुस्त करना, तो शायद आप लोग भी पब्लिक पॉलिसी से डीलिंग करते हैं, तो यू ऑल्सो नो कि मतलब पब्लिक का बिहेवियर चेंज करना अगेन इज ए लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म में हमें यही है कि तीनों चीज लगाना पड़ेगा, कि कैरेट दो, सरमन दो, और या फिर मतलब पनिशमेंट दो, तीन में से एक है। सो जैसे भी काम करे तो मतलब गाइडलाइन इज ऑलवेज देयर, बट जैसे ही केसेस कम हो जाता है, जैसे ही चीजें इंप्रूव हो जाता है, तो फिर मतलब नॉट किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी या एक पार्टिकुलर क्लास या एक पार्टिकुलर एरिया, हर जगह मैंने हम सब ने देखा है कि पिछले 4-5 महीने में रिलैक्स हो गए लोग, लेक्सिटी हो गई, जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि बड़े बड़े पार्टीज होने लगे, रैलीज होने लगे, और फिर हम लोग उस पर फोकस नहीं करते, एंड देन वी एज ए इंडिविजुअल वी टेंड टू बिलीव कि नहीं आएगा अब वैसा वेव, समहाउ विल बी प्रोटेक्टेड, और शायद अब वो दिन चला गया। मतलब स्कूल के बच्चों से पूछो कि क्यों नहीं पहन रहे मास्क, को कहते हैं कोविड अब खत्म हो गया अंकल, मतलब एक कॉमन परसेप्शन बन जाता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको रीइंफोर्स करके रखना होगा जब तक कि हम ये वॉर जीत नहीं जाते हैं। ये वॉर जीतने के लिए वही, जैसे डॉक्टर एकता बहुत अच्छे से वायरस के बारे में पूरा समझा रही है कि दिस विल कीप चेंजिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म बैटल। मतलब अभी जिस तरह हम लोग डेल्टा से जैसे भी तैसे उभर गए, तो हमें लगा था कि शायद अब दूसरा कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन आप देखिए 6-8 महीने के अंदर वी हैव अनदर चैलेंज। ओमिक्रॉन भले मतलब कम शायद लीथल हो, जो भी अभी एविडेंस इमर्ज हो रहे हैं, बट आप इंडिया का पॉपुलेशन देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर यहाँ पे इन्फेक्टिविटी जिस तरह से इनका है कि एक आदमी, जैसे अभी डॉक्टर एकता समझा रही थी और एविडेंस क्लियर इमर्ज हो रहा है कि ये 3-4 टाइम्स ज्यादा ट्रांसमिसेबल है, तो आप सीयर नंबर ऑफ केसेस सोचिए, अगर उसमें से 10% लोगों को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई
तो कितना मतलब फिर भी बड़ी बात है। और कोमॉर्बिड लोग जो हमारे समाज में एल्डरली पॉपुलेशन है या कोमॉर्बिड, वो हमारे समाज के, हमारे परिवार के लोग हैं। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट देम इवन इफ वी आर प्रोटेक्ट। सो अगर हम भी बचे हुए हैं तो उनको बचाने के लिए हमको रिस्पॉन्सिबल बनना है। जैसे डॉक्टर एकता ने बहुत फोकस किया, मैं भी बोलूंगा कि मतलब स्टिल अभी तक जो भी एविडेंस है हमारे पास, उसमें मास्क सबसे बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट और कारगर है। सो आई थिंक मास्क, डबल मास्क करिए, अच्छे से मास्किंग कीजिए, वो दैट इज प्रोबेबली द बेस्ट उपाय। और मुझे लगता है कि अगेन इन इंडियन सेटअप, जिस तरह हमारे कम्युनिटी का यहाँ पे है, हमारा सोशल मिलियो, उसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू इंश्योर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ऑल्दो ये है इंडिविजुअल चीजें, ये हर आदमी को करने की जरूरत है, लेकिन बहुत हद तक गवर्नमेंट के जो सरमन होते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं, या फिर थोड़ा जो इन्फोर्समेंट होता है, उसका फर्क पड़ता है। मतलब जैसे हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग बाइक से, जिस शहर में नहीं चेकिंग होता है वहां हेलमेट नहीं लगाते, लेकिन जिस सबको पता है कि गिरेंगे तो कुछ हो सकता है, खतरा है, लेकिन जिस शहर में चेकिंग मतलब रिगरस चेकिंग होता है वहां लोग हेलमेट लगाना शुरू करते हैं। दिल्ली में घुसते ही कि यार दिल्ली आ गया है, सीट बेल्ट लगा लो, मास्क लगा लो। चंडीगढ़ आ गया है, हाई बीम चेक कर लो, वहां और अगले लेवल का है। तो रिश्ता वही सोच मतलब, नहीं वो हो जाता है। तो मतलब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मतलब इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा लोगों के बिहेवियर को। ऑलराइट, अच्छा ये बताइए कि हाउ ईगरली शुड आई वेट फॉर माय बूस्टर डोज, डॉक्टर एकता? बूस्टर डोज पे अभी बहुत डिबेट चल रहा है सौरभ, कह नहीं सकते क्या इस पे अभी बहुत अच्छी स्टडीज आई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को, जैसे मेरे भी साथ है और लोग भी हैं, कि हमें वैक्सीनेशन के बाद भी हो गया था, तो द इन्फेक्शन इटसेल्फ हैज एडेड एज अ बूस्टर डोज। सो जिनको इस तरीके के जो इन्फेक्टेड हैं आफ्टर वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन के बीच में और फिर नेक्स्ट डोज लग गया, तो नेचुरल बूस्टर डोज है। बट हाँ, बूस्टर डोज इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो स्टडीज आ रही हैं वो कह रही हैं, और दूसरी वैक्सीन से, सेम वैक्सीन नहीं, इट हैज टू बी मिक्स्ड वैक्सीन एंड अ बूस्टर। बट इसमें वे करना चाहिए कि सब लोगों को एक एक या दो दो टीके पहले पूरी वैक्सीनेशन लग जाए, या फिर जिनको 2 लग चुके हैं उनको बूस्टर दें। तो इसमें बहुत सारी, अब इसमें पब्लिक हेल्थ आ जाता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है पब्लिक, क्योंकि जैसा डॉक्टर विकास ने भी कहा कि ये एक इंडिविजुअल बीमारी नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ बीमारी है। मैं अपनी प्रोटेक्शन करके बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, मगर हमें ऑन अ लार्ज स्केल पूरे नेशन को, पूरी कंट्री को देखना है, तो सभी को वैक्सीनेशन मिले, एटलीस्ट 1 डोज और 2 डोज मिल जाए, कोमॉर्बिड है उनको पहले मिले, और कितने आपके पास पैसे, ये सारी चीजों को लेकर ही लैब स्टडीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक रिजल्ट आया और बूस्टर डोज के लिए वो, मतलब बूस्टर डोज अच्छी है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बट और दूसरे फैक्टर्स भी देखने हैं हमें, पब्लिक हेल्थ। एक पॉइंट यहाँ पे मैं सौरभ जी बोलना चाहूंगा बूस्टर में, एक हाँ, बूस्टर डोज के साथ साथ बच्चों की वैक्सीन को लेकर बात हो रही थी। जी डॉक्टर केशरी। नहीं, मैं बस जस्ट ऐड करूंगा, डॉक्टर एकता ने बहुत ही सही ढंग से बताया बूस्टर के बारे में। बूस्टर के बारे में देखिए, ग्लोबल वेस्टर्न कंट्रीज बूस्टर दे रहे हैं, ऑब्वियसली वहां पे हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग बहुत रैपिडली बूस्टर दे रहे हैं, लेकिन हमें, जैसे डॉक्टर एकता ने भी हाईलाइट किया कि ये पब्लिक हेल्थ इश्यू है, तो हमें अपने ये हर चीज को, हर डिजीज को अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सोचना जरूरी है। जैसे हमारे कंट्री का इतना बड़ा एडल्ट पॉपुलेशन है कि अभी आज पढ़ रहा था मैं 130 करोड़ डोज देने के बाद भी हमारी 60% लोगों को ही अभी तक 2 डोज मिल पाया है, और 1 डोज शायद ज्यादा लोगों को मिला है। तो ये हमें इक्विटी लेंस से देखना होगा, क्योंकि सबको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मान लिया कुछ लोगों को बूस्टर मिल गया, लेकिन ज्यादा से बहुत सारे लोग रह गए बिना वैक्सीन के ही, तो फिर भी वो ट्रांसमिशन तो चलता रहेगा। सो पैंडेमिक ओवर की तरफ हम नहीं जा रहे हैं ना, फिर मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है पैंडेमिक। हैविंग सेड दैट, देयर आर इमर्जिंग एविडेंस कि बूस्टर अगर रिसेंटली लास्ट 3 मंथ में मिलता है तो ओमिक्रॉन को भी बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। तो बाद में गिवन सारे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद अगर लगता है गवर्नमेंट को कि हाई रिस्क ग्रुप में या हेल्थ केयर वर्कर्स में बूस्टर देने की जरूरत है, तो दे कैन कंसिडर वो प्रायोरिटी बेसिस पे। लेकिन जनरल पॉपुलेशन में बूस्टर देने की स्थिति में इंडिया मुझे नहीं लगता है अभी है।
और उस तरफ हम अभी कुछ दिन में बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, डॉक्टर केसरी, डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ नेता नगरी। थैंक यू सो मच। नेता नगरी में चर्चाओं के बाद अब बारी है जवाबदेही की, वो सेगमेंट जिसमें हम जनता के सवाल लेते हैं, अपने हिस्से का जवाब देते हैं। पिछले कुछ अंकों से ये सेगमेंट नहीं चल रहा था, लेकिन अब इसकी वापसी हो गई है। जवाबदेही में पहला सवाल पूछा है अभिषेक सिंह जैन ने। सौरभ जी, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने में सरकार ने 1 साल का समय लगा दिया। क्या आपको लगता है कि अगर पिछले दिसंबर में पीएम, गृह मंत्री और कृषि मंत्री के साथ आंदोलन कर रहे किसानों की बातचीत होती तो समस्या का हल बहुत पहले ही निकल जाता? कृषि मंत्री के साथ कई बैठकें हुई लेकिन पीएम ने मुलाकात नहीं की। अभिषेक सिंह जैन, मैं आपके सुझावों से सहमत हूं। जो सरकार हमारे देश में केंद्र की है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिला बहुमत है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने ये कृषि कानून लाए। इस पर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए थी, संसद में जो बहस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। इसको बार बार पॉइंट आउट किया गया। अगर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ के संवाद करते और जो बाद में उन्होंने दुखी मन से, भारी मन से कानूनों को वापस लिया, पहले ही संवाद कर लेते, तो हो सकता है कि पॉलिटिकल लैंडस्केप कुछ और होता, फैसले कुछ और होते। मोहम्मद सावेज, 2 सवाल हैं। आप अक्सर ग्राउंड पर जाते हैं, आपके बगल में किसान 1 साल तक आंदोलन पर बैठे रहे, आप उस आंदोलन को कवर करने क्यों नहीं गए? मैं लल्लन टॉप की बात नहीं कर रहा, सौरभ द्विवेदी की बात कर रहा हूं। मोहम्मद सावेज, आपका ऑब्जर्वेशन गलत है। जब मैं यूपी की चुनाव यात्रा पे गया था तब मैं उस प्रोटेस्ट साइट पर भी गया था जहां पर किसान धरने के लिए बैठे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जब मैं पश्चिमी यूपी के दौरे पर गया था, किसान आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं चल रहा है, तो पश्चिमी यूपी के दौरे में उन सारे जिलों में गया था जहां पर यह आंदोलन प्रमुखता से था। उन सब लोगों से बात की थी, चाहे वो बागपत का इलाका हो, चाहे शामली का इलाका हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, मेरठ का हो। और जहां तक लल्लन टॉप टीम की बात है, हमने न सिर्फ लगातार कवरेज की बल्कि एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री भी बनाई अन्नदोलन के नाम से। अगर आपने नहीं देखी या दूसरे दर्शकों ने नहीं देखी तो जरूर देखिए। अब सौरभ द्विवेदी कहाँ जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप नहीं है, सौरभ द्विवेदी लल्लन टॉप का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और मेरा काम प्रमुख तौर पर, एक पायलट के तौर पर, यहाँ पर बैठकर मदरशिप को गाइड करना है। इलेक्शन में मेरी विशेष दिलचस्पी रहती है तो वहां मैं जाता हूं, भविष्य में भी जाता रहूंगा। और दूसरा सवाल आपने पूछा है कि अब जब कृषि कानून वापस ले लिया गया है तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है? इस तरह की अटकलबाजियां हमने सुनी तो थी लखनऊ में, लेकिन अब जब जयंत चौधरी मेरठ में बाकायदा अखिलेश यादव के साथ रैली कर चुके हैं, उनके लिए कदम वापस खींचने का मतलब होगा अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगाना। क्योंकि चौधरी अजीत सिंह पर यह इल्जाम बहुत लगा था पलटू राम वाला कि वो कभी भी किसी भी तर्क के साथ किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन जाते थे, तो फिलहाल ये दूर की कौड़ी लग रहा है। तीसरा सवाल विशाल का है, क्या आपको लगता है कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात यूपी के संदर्भ में वापस आ गई है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्य में आवारा पशुओं से अपने फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को एक बार फिर से अपनी रात खेतों में बितानी पड़ रही है। विशाल, दिलचस्प मेटाफर है, दुरुस्त मेटाफर है। पूछ की रात मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसान आवारा पशुओं से परेशान है, ये बात हमने अपनी रिपोर्टिंग में बार बार सुनी, देखी और दिखाई भी है। और चूंकि मैं खुद एक किसान परिवार से आता हूं तो इस चीज से अपनी सहमति प्रकट करता हूं। मुश्किल है किसानों के लिए। आवारा पशुओं को लेकर जो भाजपा सरकार के धुर समर्थक हैं उन्होंने भी बार बार नाराजगी जताई। आप सड़कों पर देखिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेतों में देखिए फसलों का नुकसान हो रहा है, और सरकार इस पर कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। सरकार को लग रहा है कि इस पर प्रभावी कदम उठाए बिना भी काम चल सकता है। गौशालाएं बनी हैं, उनकी स्थिति क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। दर्शन का सवाल है, अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले तो भारतीय इतिहास की किन घटनाओं का गवाह बनना पसंद करेंगे? आई हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, लेकिन अगर एक चुननी हो तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता में वापस जाना चाहूंगा और उनकी लिपि सीख कर वापस आना चाहूंगा, ताकि हम अपने महान पुरखों ने क्या सोचा, क्या गढ़ा, उसको जान सकें। ये मेरे लिए एक बड़ा विषय है कि हम अभी तक इंडस वैली की लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। तो जितने भी हमें अवशेष मिले हैं उनमें क्या लिखा है मेरे और आपके बुजुर्गों ने हमें नहीं पता है। और प्रसंग तो बहुत सारे हैं। हुमायूं के दिमाग में क्या चल रहा था जब वो सीढ़ी से फिसला अपनी लाइब्रेरी में, और हर्षवर्धन
के दरबार में जब शास्त्रार्थ चल रहा था बौद्ध और ब्राह्मण विद्वानों के बीच, और शास्त्रार्थ का फैसला आया, फिर आग लगी, तब कैसा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। पृथ्वीराज चौहान, अकबर, अंग्रेजों का जमाना, पानीपत की तीसरी लड़ाई, और जो रणनीतिक गलतियां हो रही थी दोनों खेमों में क्या चला, तो बहुत बहुत लंबा है। जो अद्भुत संस्कृत साहित्य रचा जा रहा था कश्मीर में, और जो शैव धर्म का वहां प्रवर्तन हो रहा था, तो बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। चाणक्य, आई विल गो एंड मीट चाणक्य और उनसे कहूंगा कि सर आपके नाम पे बहुत फर्जी कोट्स चलते हैं सोशल मीडिया में। एनीवेज, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरिंदर सिंह पूछ रहे हैं, जिस तरह आप यूपी चुनाव कवर कर रहे हैं, क्या पंजाब चुनाव भी कवर करेंगे? पंजाब में ललन टॉप की क्या चुनावी यात्रा निकलेगी? क्या आपको लगता है पंजाब में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा? जी, ललन टॉप की टीम यूपी के चुनाव की तरह पंजाब का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, मणिपुर और गोवा का चुनाव भी कवर करेगी। तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कवरेज जरूर होगी, और मैं भी पंजाब के कुछ इलाकों में जरूर आऊंगा। दूसरा, आपने कहा पंजाब में क्या लग रहा है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा? नो सर, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि पंजाब में स्पष्ट जनादेश आएगा, मुझे लगता है। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। सनी यादव का सवाल, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या साथ में नोट भी बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो नोट को कितने दिन बाद फिर से पढ़ते हैं? असल में जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ कुछ दिन बाद किताब में लिखी बातें भूल जाता हूँ, जब कोई और बताता है तो सब याद आता है, सब भूल जाते हैं। तुम अनोखे नहीं हो। मैं किताब को मार्क करके पढ़ता हूँ, और चूंकि मुझे कुछ किताबों पे इंटरव्यू भी करना होता है, कुछ मैं तो पन्ने मोड़ देता हूँ, किससे लिख देता था पहले, अब तो समय कम मिलता है, और किताब वाला करता हूँ तो उसके लिए नोट्स लेता हूँ अपने क्यू कार्ड पे, तो उससे थोड़ा याद रहने में सहूलियत रहती है। और दूसरी ट्रिक ये, जब मैं कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ तो उसके किस्सों के बारे में अपने दोस्तों से खूब बात करता हूँ, ताकि वो मुझे भी याद हो जाए। जैसे मैं देवेगौड़ा की पॉलिटिकल बायोग्राफी पढ़ रहा था, तो उसमें बड़े दिलचस्प किस्से हैं, उनकी याददाश्त के बारे में बड़े दिलचस्प किस्से हैं जो अपने बायोग्राफर्स को बता रहे हैं, और उन्हें ये तक याद है कि आज से 40 साल पहले जब उनकी रामकृष्ण हेगड़े से किसी चीज पर बहस हुई थी, तब हेगड़े ने कैसी चप्पलें पहन रखी थी। अभी कमाल है। तो बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं देवेगौड़ा की उस किताब को पढ़ के। तो अब अगर मैं उसके बारे में जिक्र करता रहूंगा, एक आध पॉलिटिकल किस्सा लिख लूंगा, तो वो और याद रहेगा। अगला सवाल पीयूष सिंह का है, यूपी के रहने वाले हैं तो आपका वोट किसको जाएगा? ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि सौरभ द्विवेदी किसको वोट देते हैं। मेरा एक ही जवाब है, स्टैंडर्ड जवाब है, मतदान गुप्त होता है। मेरा मतदान उस राजनीतिक दल को जाएगा, अगर किसी राजनीतिक दल को गया, क्योंकि विकल्प नोटा का भी होता है, जो इस बात की फिक्र करेगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का हाल कैसे बेहतर होगा, जो इस बात की फिक्र करेगा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हाल कैसे बेहतर होगा, और जो इस बात की फिक्र करेगा कि उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर सबको साथ लेकर कैसे चलेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे लिए दो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, और जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार का विषय तो है ही। और अगर मुझे कोई भी राजनीतिक दल उपयुक्त नहीं लगता है, मेरी आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है, तो एक वोटर के तौर पर मेरे पास नोटा का विकल्प भी है, और वोट जरूर डालूंगा। अगला सवाल विशाल का है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से शिक्षा रोजगार के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। भारत के गांव कस्बे माँ बाप करते हैं, कानून का इस्तेमाल करके लड़कियों की लव मैरिज रोकेंगे? हैं, कानून का इस्तेमाल करके लड़कियों की लव मैरिज रोकेंगे? आई फाइंड दिस टर्म रियली फनी, लव मैरिज। मुझे लगता है कि सारी मैरिज लव मैरिज होनी चाहिए, और अगर कोई मैरिज लव मैरिज नहीं है, उसमें लव नहीं है, तो फिर देयर समथिंग रॉन्ग। लड़के 21 वर्ष से पहले कोर्ट मैरिज नहीं कर पाएंगे। लड़की, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़कियों का जन्म या लड़कों का भी सिर्फ शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हुआ है। जिंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ है जो उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, और मेरा वश चले तो मैं तो ये अनिवार्य कर दूं लड़कों के लिए और लड़कियों, जैसे लड़कों के लिए लगभग होता है कि जब तक वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो जाती, या तो वो कोई नौकरी करें या स्वरोजगार करें, जब तक वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें शादी जैसे सामाजिक बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लड़कियों को शारीरिक रूप से मजबूत, अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आग्रही होना ही चाहिए। और 21 भी बहुत कम है एज, ये तो बहुत बरसों का अन्याय था जो 18 और 21
वाला था। कई इसमें लोग कह रहे हैं कि अगर आप 18 साल की उम्र में देश के जनप्रतिनिधियों को चुन सकते हो तो शादी क्यों नहीं कर सकते हो। जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए आपके अंदर एक जागरूकता का भाव आना जरूरी है, जो लगातार आता है। ऐसा नहीं कि वो 25 की उम्र में पूरा आ जाता है या 45 की उम्र में पूरा आ जाता है। आपने वयस्क मताधिकार को चुना है, लेकिन जनप्रतिनिधि को चुनने के बाद आप 5 साल में उस फैसले को रिवर्स कर सकते हो। शादी का फैसला अमूमन रिवर्स नहीं किया जाता है। शादी के लिए आपका संपूर्ण मानसिक शारीरिक विकास और आर्थिक रूप से आपका मजबूत होना जरूरी है। ये एक जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि अमूमन शादी के बाद आदमी फिर परिवार प्लान करता है। तो 21 बिल्कुल दुरुस्त उम्र है। और इतनी जल्दी क्या है, इतनी लुक लुक काहे मची है। कुछ काम धंधा कर लो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ बन जाओ, संवर जाओ, ब्याह कर लेना, उम्र पड़ी है। अगर करना चाहो, नहीं करना है तो भी यू आर एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल फालतू का प्रेशर मत लो। आखिरी सवाल अभिषेक आचार्य का है, आजकल आप अंग्रेजी में ज्यादा बातें क्यों करते हैं? हमने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया है, 21 दिन में अंग्रेजी सीखो, फिर हमारा लगेगा वीजा अमेरिका का। जाएंगे हम वहां बढ़िया सूट वूट पहन के, और वहां पे सब लोग अमेरिका में बात करते हैं अंग्रेजी में, ऐसा हमको लगता है। मतलब अंग्रेजी में करते हैं, पर व्याकरण की दृष्टि से उनकी अंग्रेजी काफी गड़बड़ होती है। ऐसा हमको अपने अमेरिका दौरे में समझ में आया था। अगर आपको लग रहा है कि मैं अंग्रेजी में ज्यादा बात कर रहा हूँ तो आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। बाकी मैं बातचीत के क्रम में अलग अलग भाषाओं में दाखिल होता रहता हूँ, उसके लिए कोई अतिरिक्त आग्रह नहीं है। देशज हैं तो हिंदी तो अपनी मादरी जबान मातृभाषा रहेगी ही। पर आपने सवाल पूछा है, सो आई विल बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस। ये भी मैं अंग्रेजी में बोला हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। फुर्सत की सलाह आज बहुत क्विक रहने वाली है। मैं एक ही किताब आपको रेकमेंड करूंगा। इस किताब का शीर्षक, जैसा मैंने पिछली बातचीत में जिक्र किया, फरोज इन अ फील्ड। ये एच.डी. देवेगौड़ा के ऊपर बायोग्राफी है और इसको लिखा है सुगता श्रीनिवास राजू ने। लगभग 400 पन्ने की किताब है। और अमूमन इस तरह की किताबों में क्या होता है कि जो शुरुआती यशोगान है वो बड़ा लंबा खींचता है। मुझे भी लग रहा था कि यार शुरू में तो वही बताया गया होगा, कहाँ पढ़े क्या, तो मैंने सोचा कि मैं स्किप करके सीधे पॉलिटिकल इवेंट्स पे आ जाऊं। लेकिन वो पहले दूसरे चैप्टर के बाद ही मुरारजी वाला चैप्टर आ जाता है, जनता पार्टी, फिर रामकृष्ण हेगड़े वाला सबसे लंबा चैप्टर है, दिलचस्प चैप्टर। और आपको फिर पीएम के तौर पर देवेगौड़ा को मुझे लगता है पूरी तरह से, आई वॉज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक से उनका मूल्यांकन नहीं किया गया। इस देश में कई बजट का बार बार जिक्र होता है, उसमें चिदम्बरम का संयुक्त मोर्चा सरकार के लिए पेश किया गया बजट भी था, जो कि देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते हुए अनाउंस किया गया था। तो कई दिलचस्प चीजें हैं। आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पे किताब वाला भी करूं। देखने की जहां तक बात है, और इस किताब को पेंगुइन ने पब्लिश किया है, सॉरी, देखने की जहां तक बात है, मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देखी डीकपल्ड, जिसको लेकर बहुत हीटेड डिबेट हो रही है। मनु जोसेफ का क्रिएट किया हुआ ये शो है। इट्स अ विकेड ह्यूमर एंड आई लाइक्ड इट। और इसकी अपनी खामियां भी हैं, और मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी की हमारी टीम इस पर एक लाइव भी कर रही है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। पर मुझे उस किरदार को जैसे गढ़ा गया, ही इज एनोइंग, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज प्रिविलेज्ड, ही इज नॉट ग्रेटफुल, बहुत सारी चीजें हैं, पर दिलचस्प है। और मैं इस तरह के शोज इसलिए भी देख लेता हूँ, उसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिल जाती हैं, अच्छी क्रॉकरी, अच्छे पर्दे, तो आपको आगे के लिए रेफरेंस भी मिल जाते हैं। चलिए, ऑन दैट नोट वील एंड दिस नेता नगरी को यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या देख सुन रहे हैं इन दिनों। और हाँ, हम जा रहे हैं बनारस, तो अपना वीकेंड बनारस में बीतेगा। घाट पर बैठेंगे और नाव से नौका विहार करेंगे, महादेव के दर्शन करेंगे, और हचक के घूम घूम के भोजन किया जाएगा बनारस में। पारिवारिक ट्रिप है, बहुत मौज आने वाली है। यहाँ के झरने, यहाँ के जलप्रपात, यहाँ की सुंदरता, पहाड़ी सबसे अलग है। यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी, चाहे कितना ग्लोबलाइजेशन हो जाए, कितना मॉडर्नाइजेशन हो जाए, वो अभी भी वो जो मूल उनका व्यवहार है उसमें दिखता है कैसे वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, कैसे वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं किसी को बताऊंगा ना कि मैं वाटरफॉल देखने जा रहा हूँ और ऐसे, या तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। ये देखिए चीटी की चटनी यानी चापड़ा तैयार हो चुका है। मोहन इसको चक्कर बताएंगे कि ये कैसी बनी है। हम बोलते हैं कि कहीं भी आप पत्थर फेंको वहाँ आपको वाटरफॉल मिल जाएगा।
हम वो जो सामने पहाड़ी है वहाँ से हम नीचे जाएंगे। जी सर। को फंसा हुआ है वहाँ। कितने कल्चर हैं जो आज भी आपकी जानकारी में नहीं है। देखिए पूरा घना बाजार है बिल्कुल। तो भैया इसमें क्या नशा भी होता है क्या इसमें? हाँ नशा होता है। जो बस्तर का दशहरा है वो विश्व के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। 75 दिन से ज़्यादा चलने वाला ये त्यौहार अपने आप में सामाजिक एकता का स्वरूप है। यहाँ देखो इतनी संप्रदाय हैं, इतनी मतलब जनजातियाँ हैं। बस्तर दशहरा में सभी एक साथ मिलजुल कर इस 75 दिन के दशहरे को स्वस्फूर्त पूरा करते हैं। I become a person that people are expecting something from me. एक छोटे बच्चे को लोग भगवान की तरह से पूज रहे हैं। केवल बारूद की गंध लोगों ने ली है, यहाँ के प्यार का सुगंध किसी ने नहीं लिया, तो इस सुगंध को लेने के लिए बस्तर आना चाहिए।